के साथ क्या क्या फॉलो करना रहता है। देन उसमें हमें एडिशनल टूल्स भी चाहिए, एडिशनल मैन पावर भी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस रहता है। इसमें हम कवर करेंगे एचटी में जियो स्विच, देन मीटरिंग पैनल, पीसीबी पैनल, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर आ जाता है, ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टीज, उनका मेंटेनेंस, देन एलटी पैनल में हम जो साइटों पे क्या जाते हैं, क्या क्या हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है, तो सब इसमें हम कवर करेंगे। कितना है? 14 है। तो सबसे पहले हम जो भी एनुअल सीजन का मेंटेनेंस करते हैं उसका काफी इंपॉर्टेंस रहता है। उसमें हमारा जो भी पैनल का है हम शट डाउन भी लेना पड़ता है, शट डाउन लेके पूरा प्रॉपर मेंटेनेंस होता है, और प्रॉपर टाइमिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो मेंटेनेंस हमें करना रहता है। उसमें एडिशनल टूल्स की और एडिशनल मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ एएमसी वेंडर के थ्रू भी होते हैं, जैसे बीसीबी, एसीबी, तो इसके लिए हमें वेंडरों से भी फॉलो करना होता है। ट्रांसफॉर्मर का डिहाइड्रेशन वगैरह जो रहता है करना, और ट्रांसफॉर्मर के लिए वो फॉलो करना रहता है। वीसीबी, एसीबी के लिए भी हम फॉलो करते हैं वेंडर से। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है टूल्स मैनेजमेंट, देन मैन पावर मैनेजमेंट, देन एएमसी वेंडर से जो हमें फॉलो करना रहता है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, वो सब चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो अभी मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा। तो 2 + 1 3 4 हाउसकीपिंग में सारे हैं, क्योंकि हाउसकीपिंग में है 13 लड़के, कितना होना चाहिए हाउस बचने के लिए एक प्लस स्क्रीन आई है, देखना एक प्लस 2 भी शिफ्ट में आएंगे। स्क्रीन आई है, हो गया शिफ्ट, ए शिफ्ट 2 कम्युनिटी। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर, स्क्रीन शो कर रहा है सर, आपके बैक साइड में आ रही है। ऑल राइट, ऑल राइट। टेक्निकल में ए शिफ्ट पूरी है। तो जो भी एनुअल मेंटेनेंस शुरू होते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर मैन पावर होनी चाहिए। जो एमएसटी चाहिए हमें, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी हम इलेक्ट्रिकल का काम करा रहे हैं उसके लिए हमने प्लम्बर को रोक रखा है या दूसरी ऐसी मैन पावर को रोक रखा है जो प्रॉपर कैपेबल नहीं है उसको करने के लिए। तो हमारी मैन पावर प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए जो भी हम डेट देते हैं, जैसे ये हमारा फरवरी, और फरवरी के आसपास हम करते हैं, जनवरी फरवरी में मेंटेनेंस, तो पहले से ही क्लाइंट्स को एक मेल जानी रहती है कि इस दिन हमारा शट डाउन रहेगा। फेस वाइज भी हम मेंटेनेंस कर सकते हैं कि हाफ पैनल का एक दिन में, हाफ पैनल का दूसरे दिन में, या अगर छोटा है कहीं पर पैनल तो दिन के दिन भी हम कर सकते हैं उसको। बोलो डायरेक्ट, तो मैन पावर प्रॉपर रहेगी। राइजर का जो टावर के राइजर रहते हैं उनका भी साथ में, क्योंकि जब शट डाउन होता है तो उनका भी साथ में प्लान कर लेते हैं, इसलिए मैन पावर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। एएमसी वेंडर अगर चाहिए तो उनका भी कर सकते हैं, जैसे वीसीबी, एसीबी का, उसके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लानिंग। देन टूल्स हमें जो हमारी एजेंसी रहती है या किसी आसपास की साइड से भी हम एडिशनल टूल हमें रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि एडिशनल मैन पावर रहेगी वो काम तभी कर पाएगी जब उनके पास प्रॉपर टूल रहेंगे। पीपी किट होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर प्रोटेक्शन से काम करना है। लोटो होना चाहिए। प्लानिंग हम करेंगे मेंटेनेंस की कि किस किस तरीके से करेंगे। अगर हाफ पैनल करना है मेंटेनेंस तो उसमें कौन कौन से टावर, जैसे रेजिडेंशियल में होते हैं कुछ हाफ एलटी पैनल करते हैं, उसके लिए टावर ए बी सी, या टावर कितने टावर उसके साथ लिंक है उनका टावर का साथ के साथ हमें करना होता है। साथ में प्री एडवांस हमें एक नोटिफिकेशन डालना रहेगा क्लाइंट को। रेजिडेंट भी हो सकते हैं हमारे, कॉमर्शियल बिल्डिंग वाले भी हो सकते हैं, कि इस दिन हमारा शट डाउन रहेगा, कौन कौन सी सर्विसेज बंद रहेगी। लिफ्ट का, अगर लिफ्ट हमारे लिए क्रिटिकल हो जाती है, लिफ्ट का अगर एडिशनल पैनल है
कई बार लिफ्ट की ड्यूल सोर्स हम देते हैं, पैनल के बस कपलर के दूसरी साइड से भी देते हैं, बस कपलर के साइड से भी देते हैं। तो दोनों अगर लिफ्ट का हम पूरे फ्लोर का शट डाउन ले रहे हैं तो कहीं पर प्रोविजन ये बना सकते हैं कि लिफ्ट को चला सकते हैं, या कुछ एसटीपी का जैसे ऑपरेशन बंद हो जाता है तो वहां पर ये भी प्लानिंग कर सकते हैं कि एडिशनल केबल डाल के वहां पर हम उस सर्विस को जो हम बंद नहीं कर सकते वो उसको चला के रख सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस आ जाता है। देन एएमसी वेंडर से हमें फॉलो अप, जैसे अगर हमें वीसीबी का साथ के साथ करना है या अलग अलग करना है तो उनसे फॉलो अप करना रहेगा। जो हमारे टूल्स है वो प्रॉपर होने चाहिए। टूल्स का कहीं पर हम देखते हैं कि टूल्स प्रॉपर यूज नहीं करते, स्क्रू ड्राइवर सेट प्रॉपर नहीं होते। ये जो टूल्स है इस स्लाइड में जैसा आप देख रहे हो, इस टूल में आप देख रहे होंगे कि ये स्क्रू ड्राइवर सेट्स है, अलग अलग टाइप से है, स्लोटेड वाला है, इसमें एक्सागनल है। हमें ये जो एक्सागनल वाला है ये किसे भी मिलते हैं दूसरा टूल, या इसमें हमारा जो क्रॉस स्लोट वाला है इसमें हम ये स्लोटेड वाला यूज करते हैं। तो अलग अलग टाइप का स्क्रू ड्राइवर कहीं पर अवेलेबल नहीं रहता, तो ये सारे टाइप के स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल होने चाहिए। जो भी है हमें प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर ही हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये जो स्क्रू नट है ये घिस जाता है यहाँ से और फिर ये खोलना मुश्किल हो जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटर प्लायर, ये टूल्स में हमें सब एडवांस में रखने चाहिए मेंटेनेंस शुरू करने से पहले। पीपीज प्रॉपर होने चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें हमारा हेड प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं। अगर हमें नॉइज वाली जगह पे करना हो तो ये ईयर प्लग वगैरह हम लेते हैं। एचटी का जब भी मेंटेनेंस करते हैं ग्लव्स वगैरह एचटी वाले ये हमारे पास होने चाहिए, एलटी के ग्लव्स भी होने चाहिए। देन ये जो हमारे सेफ्टी शू है ये हमारे पास जरूर होने चाहिए। इक्विपमेंट हम देखते हैं कि इंसुलेटेड इक्विपमेंट नहीं होते, कहीं पर जो प्लायर है उसका वो इंसुलेशन कैसा रहता है, मल्टीमीटर की भी नेक्ड वायर होती है कहीं पर, तो उन सब चीजों का ध्यान हमें रखना है कि जो भी टूल्स हम यूज करें प्रॉपर इंसुलेटेड चाहिए। ये भी पीपीज में हमारा आता है। अब जब हम एचटी पे या एलटी पे काम करते हैं तो ग्राउंड स्टिक हमेशा यूज करनी चाहिए। पैनल को ग्राउंड करना काफी इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, ये प्रॉपर ग्राउंड स्टिक है, इसमें क्या है कि जब आप लगाओगे पहले वो अगर कुछ भी उसमें चार्ज रहेगा वो ग्राउंड हो जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि हमारी सेफ्टी हो जाती है। अगर पैनल चार्ज है सीधा उसमें हाथ नहीं लगेगा। तो जब भी मेंटेनेंस करें पैनल को जरूर चार्ज करें, या उसमें कुछ चार्ज एचटी में चार्ज डेवलप हो जाते हैं वो भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे एज ए जो कंडक्टर होता है कैपेसिटेंस उसमें डेवलप हो जाता है, जिससे हमें करंट लग जाता है। कहीं पर जियो स्विच में या आपने एचटी पैनल पे देखा होगा कि कभी कभी भी बंद करने के बाद भी हमारा उसमें सोर्स करंट लग सकता है। देन ये लोटो किट है, इसका यूज करना भी जरूरी है। जब भी मेंटेनेंस करे, कोई फीडर अगर दूर है वहां पर कोई मैन पावर नहीं है तो उसको लॉक करके आना चाहिए, सो दैट कि कोई बाहर से दूसरा बंदा आके उसको ऑन ना कर पाए। ये सब हम सभी जानते हैं कि हर टाइप का, इनफैक्ट हमारे एमसीसीबी स्विच है, हमारे मोटराइज्ड वाल्व है, वाटर की लाइन का शट डाउन करना है, उसको बंद करना है, हर टाइप के हमारे लोटो के किट आते हैं। एक टैग भी आता है जिसपे हम लिख सकते हैं कि इसकी सुपरविजन में ये काम हो रहा है या इस दिन से इस दिन तक ये बंद रहेगा, जो भी उस पर इंफॉर्मेशन हमें डालनी रहेगी। अब ये सब हमारी मैन पावर की प्लानिंग हो गई, टूल्स हमारे पास प्रॉपर हो गए। ये श्योर करनी है सारी चीजें कि टूल्स है, प्रॉपर पीपीज है, तभी हम मेंटेनेंस का काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें पूरी नहीं है तब तक मेंटेनेंस का काम शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। अब
चीज ये आ जाती है कि मेंटेनेंस के लिए हमने टूल्स ले लिए, मैन पावर ले ली, बट प्लानिंग भी करनी होती है। प्लानिंग का जैसे मैंने बताया कि फेस वाइज करना है, 2 दिन में करना है या दिन के दिन करना है या आधे सेक्शन का करना है शट डाउन, तो वो प्रॉपर प्लानिंग रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम टावर ए बी का हाफ पैनल का करना चाहते हैं, तो उसका टाइमिंग रहेगा कि 9 से 12, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी कन्वीनियंस के लिए। वो मैसेज एक हमारे क्लाइंट को, रेजिडेंट भी हो सकते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग में, जो भी जितने भी क्लाइंट हैं उनको डालेंगे कि इस पैनल का इस टाइम से इस टाइम तक ये शट डाउन है। तो वो प्रॉपर मैसेज 2 बार जाना चाहिए, कम से कम 1 वीक पहले, क्योंकि उनको भी अपनी आगे जो क्लाइंट है उनको भी अपनी प्लानिंग करनी होती है, और जिस दिन शट डाउन करे उस दिन भी एक प्री इंटीमेट चला जाए। अब हमारा जब मेंटेनेंस आ जाता है तो सबसे पहले हमारी एक डीएचईपीएल से सप्लाई लाइन आती है। एक तो जितने भी हमारे इंजीनियर है, हमारे टेक्निकल मैनेजर है, उनको लाइन का पूरा डिस्टेंस कितना, कहाँ कहाँ से लाइन गई है, कहाँ कहाँ पर ज्वाइंट है, वो थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। डीएचईपीएल के सभी का कॉन्टेक्ट डिटेल की, कभी कोई लाइन में दिक्कत आए तो किससे बात करना है। हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन रहती है, जैसे एचटी लाइन में ये कई बार जो लाइन हमारी आई रहती है, ट्रीज रहते हैं, ट्रीज, जिससे कि शॉर्ट सर्किट बहुत रहते हैं, पेड़ लगे रहते हैं, और उन्हीं के बीच से ये एक फोटो हमने ली है, हमारी इस साइड का है, ये लाइन आई है 11 kV, और वहीं पर साइड के पास ही काफी पेड़ खड़े हैं। तो लाइन के आसपास जो भी पेड़ है उनकी ट्रिमिंग, उनको काटना, उस आसपास की टहनियों को काटना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 100% श्योरिटी होगी कि जब भी आंधी तूफान आएगा, मौसम खराब होगा, तेज हवा चलेगी, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमें डीजी पे डिपेंडेंसी हमारी आ जाएगी, डीजी चलेगा काफी देर के लिए। तो ये अपनी लाइन का एक राउंड लेना समर सीजन से पहले, क्योंकि अब लोड काफी बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो लोड है 3 to 4 टाइम या कहीं कहीं पर डबल चला जाता है। तो ये जितनी भी लाइन है, लाइन का राउंड लेना, देन उसके बाद अगर कहीं पर ट्रीज वगैरह है उसकी ट्रिमिंग वगैरह की प्रॉपर प्लानिंग, ये हमें फरवरी मार्च तक सब प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब हमारा जियो का मेंटेनेंस आ जाता है। ये जनरली 99% हम वेंडर से कराते हैं, हमारे जियो डीओ जो भी है ये हमें मेंटेनेंस कराने रहते हैं। इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन एंड इसके ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें ध्यान ये रखना पड़ता है, ये जो भी ब्लेड है, जहां पर मैं ये निशान लगा रहा हूँ, इस ब्लेड पर, ये तीनों ब्लेड जो ये हैंडल से ऑपरेट होते हैं, इन तीनों ब्लेड का ऑपरेशन एक साथ होना चाहिए। कहीं कहीं पर क्या है कि आर और वाई का फंस जाता है, या आर और बी का फंस जाता है, वाई का रह जाता है, या आर का रह जाता है ब्लेड, वो साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं जाते अंदर, मेल फीमेल कनेक्शन एक साथ नहीं होते। उससे क्या है कि स्पार्किंग जनरेट होती है और ये न्यूसेंस क्रिएट करती है, बीच बीच में हमारे फ्यूज भी उड़ते हैं, और हमारा एलटी पैनल का शटडाउन, हमारा एचटी सप्लाई का शटडाउन हो जाता है। फिर हमें फिर से वेंडर को कॉल करना होता है और हमारा डीजी पे सप्लाई आ जाते हैं। आपको सबको पता है कि डीजी का जो रेट रहता है 3 to 4 टाइम्स हायर रहता है डीएचईपीएन से। तो ये अगर हम प्री एडवांस इसको हम करेंगे, ये जितना भी मेंटेनेंस है इसकी प्लानिंग प्रॉपर करेंगे, तो ये हमारे लिए सही रहेगा। दूसरा क्या है कि कहीं कहीं पर क्या रहता है, हमारे ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में एलए लगा रहता है, लाइटनिंग अरेस्टर, वो बहुत ज्यादा सोल्ट रहता है। तो उसको बचाने के लिए या उससे पहले हम जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा जियो स्विच है, जियो स्विच पे भी हमें एलए लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर लगा है, ये यहाँ जो लाइन आती है यहाँ ऊपर एक एलए लगा रहता है पैरेलल में, और वो अर्थ रहता है, अर्थ की कनेक्टिविटी। तो एलए से क्या होता है कि जो सर जाती है ट्रांसफॉर्मर में और हमारे इक्विपमेंट में पहुंचने से पहले यहीं पर डिस्चार्ज हो जाती है। तो बार बार आपका जो ट्रांसफॉर्मर वाला है एलए वो नहीं उड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर का एलए में जब भी दिक्कत आती है, हमारी कुछ साइटें हैं जहां पर सीधा जो पैनल है डीजी है 11 kV की है, और वहां पर ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर है जिनके साथ एलए लगे हुए हैं।
एलए जैसे ही सोल्ड होगा वो पूरे पैनल को, पूरे सिस्टम को ट्रिप करा देगा, और उसको हमें डिटेक्ट करने के लिए एक एक जाके ट्रांसफॉर्मर चेक करना होता है, क्योंकि फीडर जनरली देखा गया है हमारे वहां पर जो फीडर है, रिले की सेटिंग सही नहीं होने की वजह से वो सारे के सारे ही फीडर ट्रिप हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर आधे घंटे के 1 घंटे का वो ब्लैकआउट में भी कन्वर्ट हो जाता है कि सप्लाई नहीं रहती, क्योंकि उस टाइम हम डीजीबी नहीं चला सकते, क्योंकि डीजीबी 11 वाला चलाएंगे 11,000 वोल्ट का, तो वो भी उसी ट्रांसफॉर्मर के थ्रू जाएगा। तो जब तक उसको एलए को हम डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी सप्लाई रिस्टोर नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट ये है कि हमें एलए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अपने जियो पर ही हम लगवाएं। देन अर्थिंग स्ट्रिप जो रहती है इसकी कनेक्टिविटी जरूर चेक करें, कनेक्टिविटी अर्थ में प्रॉपर हो, अर्थ वैल्यू उसकी प्रॉपर चेक करें। इसमें नीचे फ्यूज लगे रहते हैं, बार बार फ्यूज जहां उठते हैं वहां पर क्या है कि ओवर कैपेसिटी का लोग फ्यूज लगा देते हैं, उससे क्या है कि कुछ साल में हम देखेंगे 1 या 2 फॉल्ट हमारे एचटी सिस्टम में जरूर आ जाते हैं। तो जो फ्यूज है वो हमें प्रॉपर रेटिंग के ही लगाने चाहिए जियो स्विच पे, ओवर रेटिंग के फ्यूज कभी भी हम नहीं लगाएंगे। तो ये मेंटेनेंस में हमें जियो और डीओ पे ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर ये फ्यूज रहते हैं, कहीं कहीं पर ये डीओ वाला ड्रॉप आउट टाइप का फ्यूज आ जाता है जो ऑटोमेटिकली ड्रॉप आउट हो जाता है। ये हमारे जियो के ब्लेड है, ये डीओ वाला फ्यूज है जिसको हमें, ये फ्यूज भी लगा रहता है, कहीं पर नॉर्मल फ्यूज भी हम लगा देते हैं जो से एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी एज ए सेफ्टी काम हमारा करता है। अब जियो के बाद हम आ जाते हैं मीटरिंग पैनल में। मीटरिंग पैनल में हमारी सप्लाई जो जाती है वो जाती है सीटीपीटी के थ्रू। जनरल ऑब्जर्वेशन हमारी जो हम साइट पे ऑडिट करने जाते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। एचटी पैनल का हीटर और थर्मोस्टेट नॉन फंक्शनिंग हमें मिला है बहुत सी जगह पे। एचटी के केस में हीटर का काम करना, मॉइस्चर आएगा, चैटरिंग आएगी, और वो हमारे पैनल को शट डाउन कर देगी, शॉर्ट सर्किट होगा, और ट्रिपिंग, न्यूसेंस ट्रिपिंग उसमें रहेगी। तो उन सब चीजों से बचने के लिए थर्मोस्टेट और हीटर की फंक्शनिंग चेक करनी बहुत जरूरी है। कैसे चेक करते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। ट्रेंच, जो केबल ट्रेंच आती है उसमें डेब्रिस भी मिलता है और उसमें पानी भरा हुआ मिलता है। पानी क्या है कि एच टी 11,000 या 33,000 वोल्टेज है, उस पानी को ऑब्जर्व करके चैटरिंग की नॉइज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो चैटरिंग धीरे धीरे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारी ट्रेंच में पानी हमें चेक करना है, अगर कोई सोर्स है कहाँ से पानी आ रहा है वो सब चेक करना है। मीटर डिवाइस जो लगे रहते हैं वो मीटर डिवाइस काम नहीं करते, जैसे वोल्टेज का मीटर है या एम्पियर मीटर है, सीटीपीटी से कनेक्शन इनमें होता है मीटर डिवाइस में भी। तो वो सबको ध्यान रखना है कि मीटरिंग डिवाइस सही से काम करे। ये एनुअल मेंटेनेंस में भी करा सकते हैं या जब भी आपकी ऑब्जर्वेशन आए, हमें 100% ओके करना बहुत जरूरी है। कोटेशन लीजिए और आगे क्लाइंट को जरूर इसको फॉरवर्ड कीजिए जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन इस रिगार्डिंग आती है। एक जो फैन काम नहीं करता, गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उससे भी न्यूसेंस ट्रिपिंग होने के चांस है। सेफ्टी रिले भी हमने देखी है, जो ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले है उसमें कुछ सप्लाई ही नहीं रहती है, मतलब वो कनेक्शन है बट नॉन फंक्शनिंग है। तो रिले आपको देखनी है, उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। वो वेंडर आके जो भी चेक करता है कितने पे सेट है, कितना हमारा करंट है, कितना चल रहा है और कितने पे, वो मैनेजर इंजीनियर सबको पता होनी चाहिए कि कितने पे हमारी रिले की ट्रिपिंग होगी, ओवर करंट कितने पे है, अर्थ फॉल्ट कितने पे है, और वो फंक्शनिंग करनी चाहिए। और देन मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल एलटी पैनल और एचटी पैनल में ऑब्जर्व किया है कि पैनल के पीछे मटेरियल हमारा रहता है। ये हीटर है जो हमारा लगता है, इसमें आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। हमने ये जो हीटर है ये या तो ऑफ रहेगा,
आसपास जब बंद करके पैनल को आप देखोगे ना, आसपास लेके आओगे तो हीटिंग, जैसे हीटर से हीट निकलती है सेम वही हीटर एलिमेंट रहता है। तो आपको पता लग जाएगा ऑन है या ऑफ है। यहाँ से सेटिंग होती है, ये इसका सेंसिंग प्रोब है। यहाँ से आप इसको सेट करके ऊपर नीचे कम पे सेट करके देखना कि अगर कंटिन्यू ऑन है हमारा हीटर तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। या ये जो वायर आती है इसको देख लेना कि एनओ एनसी में कन्वर्ट हो रहा है या एनसी एनओ में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, इसको नोब को घुमाने के बाद तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा हीटर में प्रॉब्लम है या थर्मोस्टेट में, इस थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, या सेंसर को भी आप हाथ से पकड़ के या पानी में थोड़ा सा डिप करके वो देख सकते हो कि टेम्परेचर ये सेंस ट्रिपिंग हो रही है या आगे एनओएनसी बन रहा है या नहीं। क्योंकि इस के पीछे दो कॉन्टेक्ट रहेंगे जो एनओएनसी बनाते हैं जिससे सप्लाई हीटर में जाती है। हीटर का काम करना बहुत जरूरी है, ये साइड टीम भी कर सकती है। ये हमारा HT मीटर का क्यूबिकल रहता है। जो HT मीटर में, एक मिनट इसको बंद कर देना। HT मीटर में जो कनेक्शन है, आपको पता है कि HT मीटर से हम पावर मेजर करते हैं। यूनिट पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, मतलब वाट। पावर वाट, वाट मतलब वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज ये PT से लेंगे और करंट लेंगे CT से, तो दोनों चीजें लगानी तभी हमारा वाट बनेगा। अब जब वाट को हम 1000 से कर देंगे तो हमारा बन जाएगा किलोवाट। और 1 घंटे में 1 किलोवाट लोड जितना चलता है वो 1 यूनिट होती है। अब आप देखोगे कि हमारी सीरीज में सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्ट है। ये कनेक्टर के ऊपर रहती है, क्वाइल ऊपर रहती है, बीच में से जो क्वाइल होती है उसके बीच में से कंडक्टर पास करता है। 3 फेज की सीटी है तो एक साइड, इनका एक साइड को हम अर्थ कर देते हैं, दूसरी साइड वाला जो सिरा है वो कनेक्शन के लिए चला जाता है मीटर को। यहाँ जो मैंने ए लिखा हुआ है ये समझ लो मीटर के 3 टर्मिनल होंगे। मीटर पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये सीटी के कनेक्शन, मतलब सीटी के आर वाला सीटी का कनेक्शन होगा, वाई वाला और बी वाला। देन एक कॉमन कनेक्शन होगा। कॉमन कनेक्शन वही रहेगा जो एक साइड वाला सिरा हम अर्थ करते हैं, वो कॉमन कनेक्शन उसमें हम दे देते हैं। ये तो होता है सीटी से जो करंट मेजर करता है। पीटी में क्या होता है कि पीटी में हमारा प्राइमरी होता है, देन सेकेंडरी जो हम करते हैं इसमें भी सेकेंडरी को देखो कॉमन किया हुआ है, कॉमन करके अर्थ करते हैं। और एक सिरा जो वी पे मैंने दिया है ये वोल्टेज की बजाय हमें देना रहेगा मीटर वाले पोटेंशियल टर्मिनेट के जो पॉइंट रहते हैं V1 V2 V3। देन वी कैन मेजर, इसमें हमारा वोल्टेज और करंट मेजर करके हम यूनिट मेजर करते हैं, मतलब पावर मेजर करते हैं। ये HT मीटर का हर जगह पे आपको ऐसा ही कनेक्शन मिलेगा। अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है कि इसमें भी क्योंकि सेम केबल ट्रेंच के साथ आता है, सेम क्यूबिकल होता है, तो ये हमारा मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन के कारण यहाँ भी चैटरिंग का ऑब्जर्वेशन रहता है। मैंने खुद साइटों पे देखी है जहां पर ये सीटी पीटी में शॉर्ट सर्किट होता हुआ ड्यू टू मॉइस्चर। अब हमारी जो सीटी होती है सपोज करो 200/1 की है, तो पीछे से जो 200 एम्पियर आएगा उसको 1 एम्पियर में कन्वर्ट करेगी। अगर 200/5 की है तो 200 को 5 से डिवाइड करो 40, इसलिए 200 6 से 200 आएगा तो 40 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्टेप डाउन ये करती है। पीटी जनरली 11000 को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो दोनों ये हमारी सीटी और पीटी स्टेप डाउन करके ये हमारे मीटर में सप्लाई आ जाएगी। अब ये बात आ जाती है कि सीटी और पीटी की, जो सीटी की कनेक्टिविटी रहती है वो हमारी रहती है लोड के हिसाब से, आपका सैंक्शन लोड कितना है। अगर हमें कभी कभी हमारा सेक्शन लोड के हिसाब से, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग में क्या रहता है, जो हमारा सैंक्शन लोड रहता है उसके हिसाब से हमारा फिक्स चार्ज रहता है। कई साइटों पे हमने कि सैंक्शन लोड 6000 है या 5000 है, तो हमारा लोड 2000 एम्पियर ही चलता है, तो हमें अननेसेसरी 4000 जो लोड रहता है केवीए का उसको अननेसेसरी DHBPN को पे करना होता है। तो कहीं कहीं पर हमने सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू लोड कम कराया है, तो उस केस में भी आपको सीटी कम रेटिंग की लगानी पड़ेगी।
इतनी भी कम नहीं कि वो करंट को मेजर ही ना कर पाए। अगर हमने 500/5 की लगा रखी है, 500 एम्पियर से कम आ जाएगा तो वो मेजर नहीं कर पाएगी। एटलीस्ट जो उसकी हायर साइड है 500, वो उतना करंट उसमें होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो हमें मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और ये ध्यान रखना है, इसमें भी मॉइस्चर वगैरह का हमें ध्यान रखना है कि ना रहे। उसके बाद मीटर के बाद हम जियो स्विच पे आ गए, मीटर पे आ गए। उसके बाद हमारा वीसीबी पैनल आ जाता है। वीसीबी में हमारा जो भी चैम्बर है हमें क्लीनिंग करनी है, डस्ट क्लीन करना है, एंड उसमें जो मैकेनिकल पार्ट है ग्रीसिंग करनी रहती है। ये जो ग्रीसिंग रहती है, हायर टेम्परेचर वाला ग्रीस रहता है, सिंथेटिक ग्रीस हमारा आता है, नॉर्मल ग्रीस हम नहीं करते, जिससे कि वो हायर टेम्परेचर पे अपनी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी मेंटेन रखे। हमें कुछ टेस्ट करने रहते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट बनते हैं वीसीबी में वैक्यूम में बनते हैं, वैक्यूम इंटरप्टर रहता है ये। तो हमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, जिसमें हमें पता लग जाता है कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम इंटरप्टर, क्योंकि एसीबी में हम कॉन्टैक्ट देख पाते हैं, एयर में बनते हैं कॉन्टैक्ट का, कार्बन टेस्ट करके या कार्बन पेपर लगा के वो टेस्ट कर सकते हैं। बट बीसीबी में जो हमारा वैक्यूम इंटरप्टर होता है वो विजिबल नहीं होता कि अंदर जो, क्योंकि मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट वैक्यूम इंटरप्टर के अंदर रहते हैं, उसमें हमें नहीं मालूम होता कि क्या पोजीशन है। तो ये टेस्ट करने मस्ट हो जाते हैं, जिसको हम सीआरएम टेस्ट बोलते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर। इसमें एक किट आती है जिसमें हम आर आर R1 और R2, मतलब जो भी एक पोल है, या Y1 या Y2, B1 B2, जिसमें हम वोल्टेज एंड करंट अप्लाई करके, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीधा प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज और करंट के, ये हम अप्लाई करके रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस ओम में होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है लगभग 40 मेगा ओम या 30, जो भी है, लगभग पास ही रहेगी तीनों कॉन्टैक्ट के। क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस अगर है, इट मींस इरोडेड है, क्रोडेड है, या उसमें कुछ कॉन्टैक्ट में लूजनेस है, वो हमें इससे पता लग जाती है। मतलब पहले ही जो प्रॉब्लम, फॉल्ट आने वाला है, उसका पहले से ही हमें इसका पता लग जाता है। तो ये हमने यहाँ पर, जैसे ये मशीन आई, ये हमें ऊपर वाले कॉन्टैक्ट में एक वोल्टेज वाला एक करंट वाला, ऐसे नीचे वाले कॉन्टैक्ट में एक वोल्टेज वाला और एक करंट वाला नोब लगा के इससे रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है। तो ये टेस्टिंग वेंडर के थ्रू होती है। ऑन ऑफ टाइमिंग टेस्ट मशीन भी आती है, जिसमें जिसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि तीनों जो भी कॉन्टैक्ट है एक साथ ऑन ऑफ होने चाहिए। अगर कुछ टाइमिंग में डिफरेंस है तो हमारे पूरे एचटी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है, ट्रिपिंग आएगी। अगर आर वाई फेज लगता है, थोड़े से भी मिली सेकेंड का अगर डिफरेंस है, तो इस इट मीन्स वो कॉन्टैक्ट की एडजस्टमेंट करना, जो भी मूविंग फिक्स कॉन्टैक्ट है, वो जरूरी हो जाती है। तो इनका टाइमिंग मिली सेकेंड में आएगा। थोड़ा बहुत एक टॉलरेंस, जैसे 2 मिली सेकेंड की या 3 मिली सेकेंड की, 5 मिली सेकेंड तक टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है। बट अगर 10 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड ज्यादा का डिफरेंस आता है तो इट मीन्स सिस्टम में दिक्कत है। तो ये हम एसीबी में भी करते हैं और बीसीबी में भी ऑन ऑफ टाइमिंग टेस्ट। तेज मस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमारा ध्यान रखना है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो भी आता है एचटी सिस्टम में गीगा ओम में आएगा। ध्यान रखना, गीगा ओम में आएगा, या टेरा ओम में भी बड़ा बड़ा सिस्टम आता है, उसमें रहता है। सबसे पहले ओम होता है। ओम को अगर 1000 से गुना करूं किलो ओम हो जाता है। किलो ओम को अगर फिर 1000 से गुना करूं मेगा ओम हो जाता है। मेगा ओम को फिर से 1000 से करूंगा गीगा ओम हो जाएगा। फिर गीगा ओम को फिर से 1000 से करूंगा तो टेरा ओम हो जाएगा। मतलब सबसे छोटी यूनिट ओम है। ओम के किलो ओम 1000 वाली, किलो ओम को फिर 1000 से करेंगे तो फिर मेगा वाली, फिर मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा। तो ये ओम में आता है। मतलब जब हमें इंसुलेशन मेजर करना है तो कुछ लिमिट होती है, जैसे 1 मेगा ओम से ज्यादा। बट जनरली ये चीज ध्यान रखना, जब भी हम मोटर का इंसुलेशन जैसे टेस्ट करते हैं, मोटर के इंसुलेशन में क्या रहता है, जनरली जो आईईसी रिकमेंडेशन होता है
1 मेगा ओम मतलब, मेगा मतलब 1,00,000 ओम प्लस जितनी वोल्टेज है 415 वोल्ट, तो 1.415 मेगा ओम इंसुलेशन होता है। बट हमारा बड़ी बड़ी मोटरें होती है, ये तो एक लिमिट है, लिमिट में और जो वैल्यू आती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। आप देखोगे बहुत गीगा ओम में वैल्यू आती है एचटी में, मोटर की भी अगर आप देखोगे 50 100 से भी ऊपर हमारा मेगा ओम में रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चला जाता है। तो जो मिनिमम लिमिट होती है वो होती है जब मॉइस्चर वगैरह आ जाता है ना, तब भी हमारा मेगा ओम में रहता है 8-10 मेगा ओम। बट हेल्थी मोटर का इंसुलेशन आप देखोगे काफी बड़ी बड़ी मोटरें होती है, 100 मेगा ओम तक आप उनका निकल आएगा। केबल का भी हमारा गीगा ओम में, जब एचटी पोल का हम करते, एचटी वीसीबी का करेंगे या एसीबी के, गीगा ओम में ये आएगा। इसमें हमें जो आईआर टेस्टिंग रहती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करना रहता है, वीसीबी का भी करते हैं, एसीबी का भी, ये हमें दिखाता है। जैसे कि ये पहले मैंने फोटो लगाई है, ये देखो, एक तो कंडक्टर का और एक ऊपर जैसे केबल के मामले में है, ऊपर है इंसुलेशन का। मतलब ये इंसुलेशन की कैपेसिटी एचटी लाइन में बहुत ज्यादा है, गीगा में है, मतलब कितना भी वोल्टेज है ये सरवाइव कर लेगा, अच्छा इंसुलेशन है। हमें यहाँ पर करना रहेगा जो दो थ्री फेस है, तीनों फेस का आपस में इंसुलेशन कितना है, एक तो ये रहेगा, और तीनों फेस का बॉडी के एंगेस्ट में कितना है वो रहेगा। अब पहले ऑन पोजीशन में जो करते हैं ब्रेकर को ऑन करके, पोल टू पोल मतलब आर पोल का वाई पोल से, वाई का बी से, बी का आर से कितना है, और अर्थ के साथ इनका कितना है, ये तो पोल टू पोल मतलब आर का वाई से, वाई का बी से। और सेम पोल का अगर कंटिन्यूटी वाला चेक करना है वो करेंगे ऑफ कंडीशन में, आर का आर में, क्योंकि ऑफ कंडीशन में ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट हो रहा है पोल, तो वो भी एक चेक करेंगे आर का आर से, कुछ इंसुलेशन आना चाहिए। तो ये हमारे पास जहां पर एच टी में हमें 5,000 वोल्ट वाला लेना होता है, एल टी में हमें 1,000 वोल्ट वाला मैगर लेना होता है। एक मैगर आता है जिसमें 1,000, 500, 5,000, 10,000 सारा वैल्यू वोल्टेज, वोल्टेज सिलेक्ट करने का हम उसमें प्रोविजन रहता है। किसी भी वोल्टेज पे टेस्ट कर सकते हैं, मोटर भी टेस्ट होती है, मोटर टेस्ट करेंगे 500 वोल्ट वाले पे, अगर वीसीबी टेस्ट करनी है तो वो 5,000 वाले पे। कुछ हमारा ट्रांसफॉर्मर वीसीबी के बाद अब आ जाता है, वीसीबी के बाद रिले आएगी। रिले एचटी और एलटी में क्या चेक करना रहता है, कैसे देखना रहता है, वो एक साथ करेंगे। बट अभी हम ट्रांसफॉर्मर का पहले बता देते हैं। कुछ हमारी ऑब्जर्वेशन रहती है जब ऑडिट करने जाते हैं। ये जैसे फोटो में आप देख रहे हो कि ऑयल लीकेज हो रहा है, ग्लैंड नहीं है, यहाँ से कुछ छिपकली इंसेक्ट इसमें अंदर जाके, अंदर जो भूसी है उसको सोर्ट कर सकती है। और ये ऑयल का लीकेज जो है, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर में प्रेशर रिलीज डिवाइस ये सब लगे रहते हैं, वो वहां पर वो एक बार पे, हाफ बार पे उनकी सेटिंग रहती है, वहां से लीक ना हो। कि जब भी प्रेशर इसमें डेवलप होगा, जहां से ये लीकिंग है, लीकिंग दो वजह से हो सकती है, तो बोल्ट, नट बोल्ट लूज है आपकी, या आपकी गैसकेट में कोई इशू है, तो ये आपको गैसकेट भी चेंज करानी पड़ेगी, नट बोल्ट भी टाइट करने होंगे। तो यहाँ पर इस केस में हाफ केजी से ज्यादा जो प्रेशर, वो हमारा ऑयल यहीं से लीक होना, प्रेशर के केस में ज्यादा ऑयल यहाँ से आएगा अगर कुछ फॉल्ट है, तो वो पीआरबी हमारी काम ना करके यहीं से ऑयल इसमें आएगा। ये मैक्सिमम साइड पे जो ऑयल टेम्परेचर सेटिंग रहती है और बाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग रहती है, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री पे रहती है, या इसमें मार्शलिंग बॉक्स है ये टूटा हुआ रहता है, या कनेक्शन नहीं रहते, कई बार शीशा इतना गंदा रहता है कि वो अंदर हम सेटिंग देख ही नहीं पाते। तो ये सबको ध्यान से देखना है कि ऑयल की जनरली टेम्परेचर 100% लोड पे 70 से 80 तक जाता है, मैक्सिमम जो रेंज है 48 डिग्री सेल्सियस अगर एम्बियंट है। हमें, क्योंकि वाइंडिंग जो गर्म होगी वो ऑयल को गर्म करेगी और ऑयल के थ्रू ही वो हीट डिसिपिटेट होगी, तो पहले टेम्परेचर वाइंडिंग का ज्यादा जाएगा। अगर हम वाइंडिंग का और ऑयल का सेम सेटिंग रख रहे हैं तो इट मींस आपका वाइंडिंग टेम्परेचर वाली सेफ्टी बाईपास है। तो वाइंडिंग टेम्परेचर आपको 95 पे अगर कर रहे हो
तो ऑयल का टेम्परेचर आपको 90 डिग्री पे सेट करना पड़ेगा, 5 डिग्री का आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। बट जो हमारी 90% साइटों की ऑब्जर्वेशन है कि दोनों की सेटिंग ही 90 पे है, तो आपने वहां पर वाइंडिंग टेम्परेचर वाली सेटिंग को बाईपास कर रखा है, क्योंकि वाइंडिंग कभी भी ऑपरेशन में नहीं आएगा। वाइंडिंग वाले आपकी सेंसिंग डिवाइस ऑयल टेम्परेचर ही आपको ट्रिप कराएगी। तो जनरली 90 पे आप ऑयल का कर दो, 95 पे वाइंडिंग का कर दो, क्योंकि वाइंडिंग वाला पहले जाएगा आपका। और इनकी अलार्म आपको देना है तो 5 डिग्री पहले कर सकते हो। जैसे 90 पे आपने ऑयल का ट्रिप का करा रखा है, तो इसका अलार्म लेना है, मतलब अलार्म आप लीजिए, पर ट्रिप मत कराइए, वो 5 डिग्री पहले 85 पे कर दो। ऐसे ही वाइंडिंग टेम्परेचर की जो ट्रिपिंग है 95 पे है, इसका अलार्म आप 90 तक ले आइए। तो ये जैसे ही ढक्कन आप खोलोगे, ये इसमें सेट करने का हम साइड टीम भी इसको सेट कर सकते हैं, या एनुअल मेंटेनेंस में इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा है सिलिका जेल ब्रीदर। इसमें क्या रहता है कि ये देखो पिंक कलर हो रखा है। हमारा टैंक में जो ऑयल रहता है उसकी बीडीबी वैल्यू हेल्दी होनी चाहिए, कम से कम 40 केवीए के आसपास हमारी जनरली आती है, 40-45। बट जब मॉइस्चर चला जाएगा, मॉइस्चर काफी हार्मफुल रहता है ऑयल के लिए, क्योंकि ऑयल जो रहता है ट्रांसफॉर्मर का एज ए इंसुलेशन काम करता है और हीट को भी रिमूवल करने का काम करता है। अब इंसुलेशन आपने वीक करा दिया, क्योंकि उसमें मॉइस्चर, बाहर की एयर का मॉइस्चर उसमें जा रहा है, तो उस सब की प्रोटेक्शन के लिए हमने सिलिका जेल बीच में लगा दी। अब ये मॉइस्चर इससे जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पिंक कलर में, जबकि जनरली कलर होना चाहिए ब्लू। तो पिंक कलर अगर हो जाएगा तो ये अपनी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाएगी। तो इसको आपको हीटर से गर्म करना है। अगर नहीं हो रहा है 140 डिग्री सेल्सियस तक हीटर पे आप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, बट कुछ टाइम के बाद हमें इसको रिप्लेस ही करना चाहिए। नीचे इसमें ऑयल कैप रहता है, वो भी कहीं कहीं पर हमने देखा है तो कैप टूटी रहती है या उसमें ऑयल नहीं होता। ब्रीदर के जस्ट नीचे वो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसको रिमूव करता है। और जब हमारा ट्रांसफॉर्मर बंद होता है तो उस टाइप तो कुछ भी ऑयल का एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन नहीं होगी, कोई भी एयर अंदर से बाहर नहीं जाएगी। तो ऑफ कंडीशन में ये बैरियर का काम करता है कि ऑफ कंडीशन में कोई भी एयर बाहर से अंदर ना आए। तो ये ऑयल भी आपको चेक करना है कि ऑयल की कैप हेल्दी सिचुएशन में रहे और ब्लू कलर में सिलिका जल रहे, और ये वाइंडिंग ऑयल टेम्परेचर की सेटिंग प्रॉपर हमारी रहे। ये है हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर को पिक्चर आप अगर देख रहे हो, ये वाइंडिंग टेम्परेचर का ब्लैक वाला वाइंडिंग टेम्परेचर का इंडिकेशन देगा। देन ये जो रेड वाला है ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया है सीजन का। अगर आप इसको डेली रिसेट कर रहे हो तो डेली का आपको बता देगा, क्योंकि फिर से ये बैक में आ जाएगा, ब्लैक वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा जैसे ही रिसेट करोगे। अगर आप इसको रिसेट नहीं करते तो आपको जब तक रिसेट नहीं करेंगे उस सीजन का ये आपको टेम्परेचर बताएगा कि मेरा ऑयल का टेम्परेचर या वाइंडिंग का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना गया है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर हमें बताएगा। ये साइड में बोल्ट है, ये बोल्ट खोलोगे तो ये हमारा ये नोब जो है रेड वाला, ये भी इस शीशे के साथ बाहर आ जाएगा। और नीचे इसमें सेटिंग रहती है। जब एनुअल मेंटेनेंस करते हैं तो वहां पर एनओ पॉइंट को आप सोर्ट करके ये ट्रिपिंग आपकी वीसीबी पे जाएगी। वीसीबी पे आपका जाता है ऑयल टेम्परेचर ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर अलार्म, वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप, वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म। तो यहीं से वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे, ये अगली पिक्चर में आप देखोगे। ये वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म, वाइंडिंग टेम्परेचर ट्रिप, इनको अगर आप सोल्ट करोगे तो आपका अलार्म बजेगा। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मेरी वाइंडिंग प्रॉपर है या नहीं है। और अगर मेरी ये नोब जो है जहां से ये सेंसिंग लेता है, थर्मोमीटर जो रहता है वो ऑयल के अंदर और वाइंडिंग के अंदर का जो सेंसिंग लेता है, अगर कुछ डिफरेंस है तो उस सेंसर प्रोब को भी हमें चेक करना रहता है। सपोज करो हमारा 50% लोड ही है, हमें लग रहा है कि 50 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर रहना चाहिए, टेम्परेचर जा रहा है 100 से ऊपर या 90 तक, तो इट मीन्स प्रोब में भी कभी कभी दिक्कत हो सकती है, या वो इंडिकेट कर सकता है कि वाइंडिंग में कोई दिक्कत है। हमारी बकवल्ज रिले,
ये भी हमारी साइट टीम जब एनुअल मेंटेनेंस होती है तो वेंडर से भी टेस्ट करा सकती है। वीसीबी पे आपने देखा होगा बक्कोल्ज रिले अलार्म और बक्कोल्ज रिले ट्रिप, दो तरीके का अनाउंसिएटर पैनल पे लिखा रहेगा। ये हमें बताता है कि हमारा जो वाइंडिंग रहता है, मल्टीपल टर्न्स रहती है वाइंडिंग में, एक टर्न से नहीं बनता, क्योंकि हमें वोल्टेज एचटी साइड 11,000 या 33,000 रहती है और 415 बहुत सी टर्न को हम सीरीज में जोड़ के तब उतनी वोल्टेज वो करते हैं। अगर इतनी 1000 टर्न रहती है वाइंडिंग में, उस टर्न में इतनी 1000 टर्न में कहीं भी इंसुलेशन का फेलियर हुआ या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो बबल्स पैदा होते हैं और इसमें फ्लोट होता है। बक्कोल्ज रिले में फ्लोट रहता है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। अगर हल्का प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का इंसुलेशन डिसिपेट हो रहा है, उस इंसुलेशन में हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो पहले अलार्म जाएगा। वही फॉल्ट जब बढ़ के बड़ा हो जाता है तब वो ट्रिपिंग कराएगा। तो यहां से आपको अगर ये जो मैं निशान दिखा रहा हूँ ये ट्रिपिंग का है, नीचे अलार्म का है। इन दो को जब आप सोल्ट करोगे तो आपकी वीसीबी पे ट्रिपिंग का अनाउंसिएटर पे अलार्म आएगा। अगर ऊपर कराते हो तो नॉर्मल अलार्म आएगा कि बक्कोल्ज रिले में। तो दोनों सेटिंग को, अलार्म वाली और ट्रिपिंग वाली को आप चेक कर सकते हो। ये ऊपर का ढक्कन ऐसे रहता है, ये खोलना होता है और अंदर से वो करके, लेकिन ये अपने आप नहीं करना, ये विदाउट टेक्निकल मैनेजर, विदाउट मैनेजर के कंसेंट के, यही कंसेंट उनका लेना है तभी ये करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंजीनियर या कोई भी अपने आप से इसको ऐसे ये सब चीजें चेक करने लग जाए। ये विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द साइट मैनेजर ये कोई भी चीज नहीं करे, पहले बताना रहेगा कि ये ऐसे हम एनुअल मेंटेनेंस में करना रहेगा प्लानिंग के साथ। ये रहता है इंटरनल व्यू है, स्कीमेटिक डायग्राम। नीचे ये एक फ्लोट है, एक फ्लोट ऊपर है। ये कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में ये बक्कोल्ज रिले लगी रहती है जो इंटरन फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट उन सब का हमें इंडिकेशन देती है। पीआरवी या पीआरडी, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, ये इस तरीके का आपको डिवाइस मिलेगा टैंक की बॉडी पर। ये जब प्रेशर डेवलप होता है, वो शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ अंदर कुछ दिक्कत है ट्रांसफॉर्मर में, जैसे इंटरटर्न फॉल्ट है, तो ये भी एडिशनल सेफ्टी है कि अंदर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, गैसेज डेवलप होगी और ये जो लिमिट स्विच है ये ऊपर उठ जाएगा। ये लिमिट स्विच जब ऊपर उठेगा, अंदर एनओ और एनसी पॉइंट रहते हैं, ये भी पीआरडी का अलार्म जाता है वीसीबी पे, ताकि वीसीबी ट्रिप हो जाए और पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर हमारा ट्रिप हो जाए। तो ये लगेगा, ये नीचे गैस किट रहती है। ये गैस किट हमने देखी है कि ये गैस किट से ऑयल लीक रहता है, तो अगर ये है तो ये गैस किट चेक करनी है। ये पीआरवी को आप जब ऑफ पोजीशन में वेंडर को बोल के ये टेस्ट करा सकते हो। इसको ऊपर नीचे उठाओगे तो अलार्म आपका जाएगा वीसीबी पे। ये इस तरीका का लिमिट स्विच है। ये ऐसे स्प्रिंग की सेटिंग रहती है, जैसे आपके फायर पंप चलते हैं उनकी सेटिंग रहती है, जो कि पंप की हाइट है, ऐसे इसकी सेटिंग रहती है हाफ केजी पे, 1 केजी के आसपास बीच में कुछ। तब ये स्प्रिंग ऊपर उठेगा और एडिशनल डिस्चार्ज यहाँ से एक उससे जाएगा, पूरी दूसरे उसमें नहीं कहीं भी हार्म करेगा। जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक नीचे स्प्रिंग आ जाएगा। ये इस तरीके से जो स्प्रिंग के साथ है, ये हमारी यहाँ ट्रिपिंग का वीसीबी पैनल पे ये जाता है। एक रहता है हमारा ओएसआर, ऑयल सर्च रिले। पीआरवी प्रेशर पे डिपेंड होती है, प्रेशर पे ऑपरेटेड होती है। ऑयल सर्च रिले ऑयल पे, ऑयल के थ्रू हमारी ट्रिपिंग कराता है। अब ये लगती क्या है, ये लगती है हमारी ओएलटीसी के, और में उसकी ओएलटीसी का जो कंजर्वेटर टैंक रहता है। बड़े ट्रांसफॉर्मर पे ये लगेगी, छोटे ट्रांसफॉर्मर पे आपको ओएसआर नहीं मिलेगी। बड़े ट्रांसफॉर्मर के जो ओएलटीसी रहती है, ऑन लोड टैप चेंजर, उसमें ऑयल जो रहता है उसका एक कंजर्वेटर टैंक बनाते हैं, उसमें आपका ब्रीदर और ये ओएसआर दोनों मिलेगी।
ये भी सेम जैसे मैंने पीछे बताई NONC बनेगा, इसका भी आप यहाँ से NONC लूप से वायर से वो करके आगे चेक कर सकते हो। इसकी भी ट्रिपिंग VCB पे आएगी, VCB ट्रिप हो जाएगी। VCB ट्रिप होने के बाद आपका ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करेगी। ये एक इम्पोर्टेंट है, हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है कि टैंक में या तो एक्स्ट्रा ऑयल होता है या कम होता है। अब ये 30 डिग्री का ध्यान से देखना है, फीलिंग लेवल 30 डिग्री। अगर आप मिनिमम लेवल है, मिनिमम पे नहीं रखना, इससे नीचे तो ट्रिपिंग आएगी। अगर कितना टाइम हो रहा है? आधा घंटा। अच्छा, ये क्लस्टर हेड है क्या लिखी? वो आए हुए, इनको फ्री कर दो, 5 मिनट आप चेक कर लो इसको साइन करके। एक मिनट जो होल्ड रखना सर, क्योंकि ये 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। 1 मिनट होल्ड रखना सभी, लेके आओ फटाफट, लेके आओ पेन देना। इधर इधर ये चेक कर लिए, वो करो ना इसमें। ये तो ऑपरेशन का तो बोल रहे हैं, अब जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं हमारे को, ठीक है, आपने चेक किए, उसमें रिमार्क्स डाला हुआ है, देख लो आप एक बार चेक कर। ये आधे घंटे का बचा फिर उसके। हाँ, तो ये हमारी है MOG, मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये बंद कर दो यार एक बार। मैग्नेटिक ऑयल गेज पे 30 डिग्री सेल्सियस पे जो फिलिंग लेवल है 30 डिग्री का, अगर हम बोलेंगे तो जनवरी के आसपास ऑयल के टेम्परेचर की बात हो रही है, क्योंकि ये जो सेंसिंग करता है, जो अंदर प्रोब है थर्मामीटर की, उससे सेंसिंग करता है। तो 30 डिग्री पे मिनिमम ऑयल लेवल इतना होना चाहिए। अगर हम गर्मी में जब 48 डिग्री है तो अंदर का टेम्परेचर 55 के आसपास होगा, तो उस टाइम अगर यहाँ करेंगे तो सर्दी में ये बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। यहाँ ये फिलिंग लेवल है मिनिमम, और यहाँ ये फुल लेवल है, मतलब 25% से ऊपर ये दिखा रहा है। 1/4 25%, 1/2 50%, 3/4 75%, फुल है मतलब 100%। तो हम गर्मी में भी फुल नहीं करेंगे। हमारा मैं अगर 3/4 तक गर्मी में 60 डिग्री पे आ रहा है, बाहर का एम्बिएंट 48 डिग्री है, तो हमारा ये लेवल ओके है। तो ये मतलब हम देखेंगे कि इससे ऊपर ऊपर 1/2 के आसपास हमारा रहे फरवरी में मिनिमम। थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन ऑफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे मैग्नेटिक ऑयल गेज का ही पार्ट है, नीचे NONC रहते हैं जो हमारा BCB को ट्रिप कराएगा। सेम ये एक प्रोब रहता है जो साइड में हमारा फ्लोट है, ये फ्लोट लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे जाएगा, NONC बनाएगा और सेम ट्रिपिंग हमारी करा देगा जितने पे हमारी सेटिंग हमने कर रखी है। ये नीचे हम यहाँ से भी NONC का सोर्ट करके NONC बना के ये ट्रिपिंग का टेस्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैनेजर और AMC वेंडर। ये एक सिलिकॉन जेल भी चेंज और इसको गर्म करना रहता है। ऑयल इसमें कैप में अगर कम है तो उस ऑयल को भी चेंज करना जरूरी रहता है। BDB वैल्यू बहुत जरूरी है चेक करनी। BDB वैल्यू हमें बताती है कि मॉइस्चर कितना है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है, BDB वैल्यू हमारी कम आएगी, 40 से कम आती है, तो हमें डिहाइड्रेशन करना। डिहाइड्रेशन का मतलब है ऑयल हमारा सर्कुलेट होगा हीटर से, हीटर से ऑयल जाएगा तो मॉइस्चर के जो भी कंटेंट है इसमें वो सारे ऑब्जर्व कर लेगा, हीटर से जल जाएंगे। तो ये हमारा 2 तरीके की किट आती है अगर 11 kV वाला हमें टेस्ट करना है। एक तो 2.5 mm का ये जो गैप है 2.5 का, और 4 mm वाली भी आती है। जनरली हमारे पास जो इन्वायरो में है 2.5 वाली है। तो हमारी मिनिमम वैल्यू की बात हम कर रहे हैं तो वो 30 kVA से ऊपर ऊपर ही होनी चाहिए। अगर उससे नीचे आ गई तो ऑयल यूज के लिए स्टेबल नहीं है। उस केस में हमें डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन के बाद भी अगर नहीं आता है तो ऑयल चेंज करना, इट मींस ऑयल ने अपनी प्रॉपर्टी खो दी है, वो यूज करने के लायक नहीं है। अगर 4 mm के गैप पे कर रहे हो, गैप ज्यादा है, तो आपकी 40 से अबोव आनी चाहिए मिनिमम। ध्यान रखना, आप 4 mm वाली किट पे कर दिया और आप बोल रहे हो कि 30 से तो ऊपर है जी, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको किट के ऊपर लिखा रहता है कि 2.5 mm के गैप वाला है या 4 mm का है या एडजस्टेबल वाला है।
एक एडजस्ट भी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, कितने गैप पे चेक कर रहे हैं उसके हिसाब से 2.5 पे 30 केवी और 40 केवी हमारी 4 mm के गैप पे जरूरी है, मस्ट है। बट जनरली वैल्यू 50 केवी 60 केवी बीडीवी वैल्यू आती है हेल्थी सिचुएशन में। हमें जब बीडीवी लेते हैं हम 5 या 6 रीडिंग लेते हैं, उनका एवरेज लेते हैं। ये नहीं है कि एक ही उसमें ले लिया, 2 से 3 सैंपल भी ले लेते हैं। जैसे अगर हमारा OLTC है तो OLTC का अलग से लेते हैं और मेन टैंक के भी 2-3 सैंपल, ऐसे 6 रीडिंग हम लेके फिर एवरेज आउट उसका कर लेते हैं। ये हमारा हमने बताया ऑयल टाइप का। ऑयल टाइप में भी आपको जो वाइंडिंग का है, अगर आपको कुछ उसमें लग रहा है तो इंसुलेशन टेस्ट वगैरह, वो टेस्ट हम बाद में बताएंगे कौन कौन से टेस्ट कब करना जरूरी हो जाता है, तो वो टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर जनरली हमारा इंडोर टाइप का सबस्टेशन में लगता है। जैसे ऑयल वाले को हम नहीं लगा सकते रेजिडेंशियल सोसाइटी में, क्योंकि कंबस्टिबल जो ऑयल रहता है उसको फ्लेमेबल रहता है, उसको हम ऑयल टाइप को बेसमेंट में कभी भी आपको नहीं लगा हुआ दिखेगा, वो आउटडोर में ही लगता है दूर सोसाइटी से। इसलिए हम ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर ज्यादा चल रहे हैं, प्रिवेलिंग है, क्योंकि ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस फ्री है और इजिली इसमें मेंटेनेंस नहीं रहता। क्लीनिंग वगैरह का आपको ध्यान करना रहता है, सारी क्लीनिंग आप करोगे। इसमें भी आपका ऑयल तो नहीं रहता, बट वाइंडिंग का टेम्परेचर आपको दिखाएगा। पिकोन की एक रिले लगी रहती है मैक्सिमम 80%, कहीं पर दूसरी जगह LNT की भी रहती है। उस रिले में आप देखोगे कि तीनों वाइंडिंग का टेम्परेचर आ रहा है। अगर आपका लोड बैलेंस है तो तीनों वाइंडिंग पे टेम्परेचर सही दिखाएगा। एक हमने साइड पे देखा था कि लोड बैलेंस था बट वाइंडिंग का टेम्परेचर R और Y का तो 60-65 था, बट B का जो था वो 85 तक जा रहा था। तो हमने देखा था कि जो उसका थर्मोस्टेट है, थर्मोमीटर है जो वाइंडिंग के लिए जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम थी, वो प्रोब में दिक्कत थी। तो वो कई बार वो प्रोब को भी चेक करना होता है, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। अननेसेसरी वो ट्रिपिंग हमारी कराएगी, तो ये प्रोब को भी हमें चेक करना है। दूसरी चीज इसमें हमारे लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर लगे रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तीनों फेस पे सर्ज अरेस्टर रहते हैं, तो वो सर्ज अरेस्टर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। बट कहीं कहीं पर ये सर्ज अरेस्टर में क्रैक अगर आपको विजिबल होता है तो आपको साइट पे एडवांस में ये सर्ज अरेस्टर जरूर रखने चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनको बाईपास ज्यादा दिन के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम वाइंडिंग में जाएगी तो फिर वाइंडिंग में ही दिक्कत आ जाएगी। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। दूसरे इसमें हैंडल, जब डोर जो रहते हैं, डोर पे लिमिट स्विच लगे रहते हैं। ऑन कंडीशन में कभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मर खुलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए लिमिट स्विच होते हैं और वाइंडिंग टेम्परेचर होता है। इसकी क्लीनिंग करना जरूरी है। अब ये जहां पर ऑफ लोड टैप चेंज होता है, मैनुअली हमें चेंज करना रहता है, ये बहुत ध्यान से होता है। ये जो पॉइंट होता है, कहीं पर अगर ये आप इन पॉइंटों पे ना लगा के दूसरा जगह लगा दोगे तो ये वाइंडिंग जो है हमारी ट्रांसफॉर्मर की वो शॉर्ट हो जाएगी। ये हमें टेक्निकल मैनेजर की प्रेजेंस में, उन्हीं के कंसेंट से ही ये, जब यहाँ पर ऑफ लोड टैप है, ऑन लोड तो अपने आप होता रहता है, बट ऑफ लोड हमें ये जो भी स्ट्रिप है चेंज करते टाइम हमें ध्यान रखनी होती है। एक चीज और ध्यान रखना है, कंफ्यूज रहते हैं जहां पर कुछ लड़के MST वगैरह की, स्ट्रिप कहां पर करनी है। अगर हमें वोल्टेज बढ़ानी है, ये देखो ये वोल्टेज है 11,825, 11,550, 11,275। हमारी वोल्टेज कम है, हमें बढ़ानी है, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। अगर हमें मतलब नीचे की तरफ कम वोल्टेज, क्योंकि कम वोल्टेज को हाई करेगा। अगर हमें वोल्टेज घटानी है तो हमारा टैप ऊपर की तरफ आएगा। मतलब सबसे कम करनी है वोल्टेज तो 1 पे लीजिए, उससे कम करनी है 2 से। सबसे ज्यादा अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा कम आ रही है तो टैप नीचे की तरफ रहेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। टैप हमेशा कहीं पर शॉर्ट होते हुए हमने देखा है, ये टैपिंग की वजह से।
अब हमारे ये हमने मेंटेनेंस का बता दिया। कुछ हमारे टेस्ट रहते हैं जब कभी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फैक्ट्री में होते हैं टेस्ट या मैन्युफैक्चरर इनको करता है। कुछ टेस्ट ऐसे है जो हम साइट पे भी, जैसे इंसुलेशन है वो कर सकते हैं 5000 वोल्ट वाले मेकर से अगर है, बट वो भी विदाउट ओईएम, उसकी प्रेजेंस के बिना आप नहीं करोगे। कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो एएमसी वेंडर को या अपने हेड को आपको बताना है, तब ये करने। अब हमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है। सबको पता है कि इंसुलेशन वाइंडिंग का हेल्दी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये इंसुलेशन जो आएगा गीगा में आएगा, एचटी वाले उसमें गीगा या टेरा में आता है, और मोटर का मेगा में आता है। एचटी सिस्टम का जितना भी है गीगा ओम में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट जो होता है ये हमारा मैन्युफैक्चरर ही करता है। ये आप देखोगे कि 3 बाइंडिंग होता है। मैग्नेटिक बैलेंस का ये मतलब होता है कि ये तीनों बाइंडिंग जो है तीनों लिंब पे बैलेंस है या नहीं, मतलब प्रॉपर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है या नहीं। इसमें हम जैसे स्टार साइड में भी टेस्ट कर सकते हैं और डेल्टा साइड में भी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्टार साइड। स्टार में आपको पता है कि 3 फेस होते हैं और उनका दूसरा वाइंडिंग ये शॉर्ट होके न्यूट्रल निकलता है। ये देखो 3 फेस है और नीचे ये न्यूट्रल है। सपोज करो हमने एक वाइंडिंग को वोल्टेज दे दी 440 वोल्ट। अब ये वोल्टेज देने से फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा ना, ये कोर कॉमन है, पूरी कोर में ही रोटेट करेगा। अब ये क्योंकि क्लोज है, जो हमारी कोर है ये क्लोज है। अब यहाँ हमने सिर्फ एक लिंब पे हमने वोल्टेज अप्लाई की 440, तो ये जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये 440 वोल्ट दोनों में बटेगी। बट अब ध्यान देने लायक चीज ये है कि वाई पे कितना होगा और बी पे कितना होगा, क्योंकि ये फ्लक्स वाई, आर को वोल्टेज दिया, आर ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया, ये वाई और बी पे ये फ्लक्स जाएगा। वाई पे ज्यादा जाएगा क्योंकि बहुत पास है, ज्यादा फ्लक्स यहाँ जाएंगे तो इसकी वोल्टेज ज्यादा जाएगी, और बी पे ज्यादा जाएगी। बट 440 वोल्ट दोनों पे ये बराबर बटेगी। अब यही वोल्टेज अगर मैं वाई और एन पे देता हूँ तो, क्योंकि ये बीच में है, ये वोल्टेज फिर बराबर बटेगी यहाँ पर 220 इस पे और 220 बी पे, क्योंकि ये सेंटर में है। तो ये मैग्नेटिक बैलेंस है, ये साइड पे नहीं होता। सिर्फ आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, तीनों वाइंडिंग बराबर कर रही है, ये इसके लिए होता है। अगर वाइंडिंग में कोई फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, शॉर्ट है, तो ये दिक्कत आनी शुरू होती है, तब ये टेस्ट करने होते हैं। वेक्टर ग्रुप में हमारा जनरली कितना डिस्प्लेसमेंट में है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, वो चेक करने के लिए होता है। प्राइमरी जैसे dy1 है, dy 30 डिग्री हमारा रहता है, तो d मतलब डेल्टा, y मतलब स्टार, मतलब प्राइमरी हमारी डेल्टा में। सबको पता है कि 11 kV या 33 kV जो सप्लाई आती है वो हमारी आएगी, वो आएगी हमारी डेल्टा में, और वाई आएगा मतलब स्टार में। तो ये स्टार में हमारे डेल्टा में प्राइमरी है, सेकेंडरी स्टार में ये इसका फेस वेक्टर का ये मतलब होगा कितने डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है। तो ये टेस्ट करने के लिए, जैसे ये हमारा बीच में ये सेंटर पे है, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज और यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज वो ए और सी के बराबर होनी चाहिए। ये इसका मतलब है कि ए से और यहाँ तक की वोल्टेज, यहाँ से लेके यहाँ तक की वोल्टेज पूरे ए सी के बराबर होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम चेक करते हैं, और उसका वेक्टर ग्रुप सही है या नहीं वो चेक करते हैं। और 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है कैसे है वो हम इसमें ये चेक करते हैं। वोल्टेज टर्न रेशो होता क्या है कि हमारा जहां पर टैप चेंजर लगे हैं कहीं पर 2.5% का डिफरेंस होता है, जैसे 135 वोल्ट का, कहीं पर 270 का। ये होता है एचटी साइड हम टैपिंग जो लेते हैं। एलटी साइड हमारा 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का हमें डिफरेंस होता है। मतलब 17 टैप है तो 5 वोल्ट का हमें एलटी पे एक टैप से डिफरेंस मिलेगा। अगर 7 या 8 टैप है तो हमें 10 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा। तो हम जनरली करते हैं कि एक साइड से ये वोल्टेज देखेंगे, दूसरी साइड से हर टैप पे वोल्टेज टेस्ट करते हैं। ये मशीन आती है जिससे हमें ये पता लगेगा कि हमारी टैपिंग प्रॉपर सही है।
किसी भी टैपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस किसी भी टैपिंग का बढ़ा हुआ नहीं है। तो ये टेस्ट हम कर सकते हैं, ये वेंडर से कराते हैं जनरली। जो हमारा OEM वेंडर आता है एनुअल मेंटेनेंस में, ये भी चीज आप लिख सकते हो, वेंडर को बोल सकते हो। इससे ये नहीं है कि हमारा टैप तो चेंज हुआ, वोल्टेज बराबर उसमें नहीं बढ़ी, या रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत आ गई, इंसुलेशन में कोई टैपिंग में दिक्कत आ गई। क्योंकि बहुत सी टर्न हम 2.5% पे भी निकालते हैं, 1.25 पे भी निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मर में आप देख रहे हो, दो वाइंडिंग के बीच में 275 वोल्ट का HT में डिस्टेंस है। ये 11,000 है, तो अगला टैप है 275, मतलब 275 वोल्ट का एक टैपिंग चेंज करने से HT में 275 वोल्ट चेंज हो जाएंगे। और LT में क्योंकि डिफरेंस 25 का होता है, तो 25 से डिवाइड करोगे, ये लगभग 11-12 वोल्ट का हमारा आएगा। तो एक टैप चेंज करने से अगर आपकी वोल्टेज 11 वोल्ट है, 410 वोल्ट है, तो वो 421 हो जाएगी। तो ये टैप का आपको होना चाहिए। जहां पर OLTC नहीं है, मैनुअल चेंज करते हैं, तो ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक टैप चेंज करने से वोल्टेज कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 11,000 है, 275 है, तो 275 तो HT में हुई। LT में वो 25 का डिफरेंस होता है, जहां पर 11/433 का सिस्टम है। तो 275 को 25 से करोगे, तो ये लगभग आएगा आपका 11-12 वोल्ट के। तो एक टैप चेंज करने से आपकी 10 से 12 वोल्ट के बीच में चेंज होगी। तो कितनी वोल्टेज के चेंज करनी है, उतनी ही वोल्टेज आपको यहाँ पर उतने ही टैप चेंज करने पड़ेंगे। अब सपोज करो आपको 410 से 420 लेनी है, तो दो टैप चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपको 430 तक ले जानी है, तो तीन टैप, 30 वोल्ट के लिए तीन टैप ऊपर जाना पड़ेगा। जब भी आपको वोल्टेज कम करनी है, मान ले जैसे आपको 430 है, 400 करनी है, कम करनी है, तो टैपिंग ऊपर की तरफ लेके जाओगे। ध्यान रखना, मतलब बढ़ते हुए HV वाले थिम्बल को बढ़ने वाली साइड में लगाने। जब कम करनी है तो नीचे की तरफ लेके आओगे, क्योंकि नीचे वाला की तरफ कम HT वोल्टेज को ज्यादा में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है जहां पर मैनुअल टैप चेंज करते हैं। ये वोल्टेज रेशो की ये मशीन आती है, जिसमें हम ये टैपिंग की सारी पोजीशन देखते हैं। अब मैंने बता दिया कि 275 हो रही है, हो भी रही है या नहीं, ये मशीन से चेक होता है कि एक टैप पे, हर टैप पे कितनी वोल्टेज। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइंडिंग जो रहती है मेगा ओम में उसका रेजिस्टेंस आता है। अगर इंसुलेशन टेस्ट करोगे, ध्यान रखना, वाइंडिंग मतलब R और R के बीच में, अगर दो वाइंडिंग के बीच में लोगे, आर्क और वाई का बीच का इंसुलेशन चेक करोगे, तो वो गीगा में आएगा, वो बहुत ज्यादा होगा। ये एक वाइंडिंग जो रहती है वो लिमिट में रेजिस्टेंस हमें रखना होता है। अगर मैं इंडिविजुअल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा करूंगा, तो हमारे आई स्केयर R लॉसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इंसुलेशन अगर कुछ दिक्कत है वाइंडिंग में, तब जाके वो बढ़ता है, ज्यादा इंसुलेशन नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये रीडिंग ली है, इसमें आप देखोगे कि 14.91, 14.72, 14.82 लगभग बराबर इंसुलेशन है। ऐसा नहीं है कि एक का 14 है दूसरे का 10 है। तो टेस्टिंग का यही हमारे को फायदा होता है कि रेजिस्टेंस पता लग जाता है। एक 10 डेल्टा टेस्ट होता है, ये लाइफ बताता है कि इंसुलेशन की लाइफ कितनी है। ये एक्चुअली जो हमारा कैपेसिटर रहता है उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होते हैं, और जो हमारे जितने मैग्नेटिक कॉइल होते हैं उनके लॉसेज होते हैं, जिसको डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं, जिससे हम लॉस एंगल निकालते हैं। अगर लॉस एंगल उस सिचुएशन में बढ़ता है जब हमारा इंसुलेशन वीक होता है। तो ये मैथमेटिकल वे से है, ये साइट पे हम नहीं कर सकते, ये लैब में ही हम कर सकते हैं। कितनी लाइफ ट्रांसफॉर्मर की बची हुई है, यह टेस्ट हमारा बता देता है। कहीं कहीं पर जहां पर वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, तो ये सब टेस्ट लैब में होकर आते हैं, इसकी रिपोर्ट रखनी जरूरी है। अब हमने आपको जियो स्विच बता दिया, मीटरिंग पैनल बता दिया, VCB बता दी, ट्रांसफॉर्मर बता दिया। HT और LT की रिले वो बाद में हम अभी कवर करेंगे। अब हम LT पैनल का कुछ ऑब्जर्वेशन है, LT पैनल की मेंटेनेंस पे आ जाते हैं। जनरली हमारे जो लोग हैं, हमारी जो टीम है, वो LT का ही करती है, नट बोल्ट टाइट करती है, उसमें जितनी भी बस बार लूज है क्लीनिंग उसकी करती है, कोई भी वायर थिम्बल जले हुए है थिम्बल चेंज करती है। तो आपको जब LT पैनल का मेंटेनेंस करते हैं, तो नट बोल्ट आपके पास होने चाहिए, थिम्बल आपके पास होने चाहिए, कहीं कहीं पर थिम्बल नहीं होते।
जो इसमें इंडिकेशन आते हैं ऑन के, ऑफ के एंड ट्रिपिंग के, वो लैंप आपके पास होने चाहिए। ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी मेंटेनेंस आप करोगे। मतलब साल में एक बार मेंटेनेंस भी कर रहे हो और उसके बाद आपके पास मटेरियल नहीं है, तो मेंटेनेंस का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ पैनल के हिंजेस लूज हो जाते हैं, कुछ लोग टूटे हुए रहते हैं, तो आप दिसंबर में ये आपको, अगर आपको फरवरी में मेंटेनेंस करना है, 1-1.5 महीने पहले ये सारा प्रोक्योरमेंट को डाल देना है, सामान अरेंज करना है। हीटर और थर्मोस्टेट भी आपको जरूर मंगाने हैं। ये श्योरिटी है कि आपको थर्मोस्टेट या हीटर में दिक्कत जरूर मिलेगी, वो चेंज आपको करना ही है। ये ऑब्जर्वेशन अब मैं बता देता हूँ कि ये साइटों पे क्या मिलते हैं। थर्मोस्टेट भी ओके नहीं मिलता कहीं पर, हीटर नहीं ओके मिलता। थर्मोस्टेट का मैंने पहले ही बताया, एनओएनसी, इसको नोब को घुमा के एनओएनसी बन रहा है नहीं, वो चेक कर सकते हैं। थर्मोग्राफी तो आप खैर जून जुलाई में होती है, बट हमने अभी फरवरी मार्च में भी करते हैं। कहीं पर लूज कनेक्शन है तो ये देखो 90-100 तक भी टेम्परेचर मिलता है, लोड कुछ भी नहीं होता, फिर भी टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। तो ये एनुअल मेंटेनेंस में कवर करना है। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो एमसीसीबी में कोई दिक्कत है या कोई केबल लूज है, वो सब चेंज करने का है। ये ग्लैंड नहीं होता केबल का बना हुआ, कहीं कहीं पर होल भी हमें मिले देखे हैं, तो ये ऊपर से कोई छिपकली आएगी, कोई आएगी नीचे शॉर्ट सर्किट कर देगी। तो ये प्रॉपर किसी न किसी चीज से ये जरूर होल भरने चाहिए, जो पहली पिक्चर है। ये एमसीसीबी के हैंडल नहीं होते, कहीं पर हैंडल जरूर होने चाहिए लगे हुए, ताकि प्रॉपरली इमरजेंसी में फिर अंदर से खोलते हो, प्लायर लेके आते हो, उससे ऑन ऑफ करते हो, प्रॉपर हैंडल होने चाहिए। बैक साइड में मटेरियल पड़ा है HTLT पैनल के, ये ट्रेंच खुली हुई देखी है कहीं पर। जो इलेक्ट्रिकल जो अर्थिंग का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट है, एमसीसीबी का हैंडल नहीं है। ये थिम्बल देखो जले हुए हैं, ये इसका रीजन इन्वेस्टिगेट करना है। तो ये प्रॉपर हमें इंसुलेशन करना है, जो भी एनुअल मेंटेनेंस में। कहीं पर मेंटेनेंस के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए। नट बोल्ट अगर लूज है टाइट करने हैं सारे, थिम्बल मंगा के रखने हैं एडवांस में। ये हमें पावर फैक्टर भी कैपेसिटी मिलता है, वो वहां पर मिलता है जहां पर छोटे साइज के, जैसे 50 kVAR के और 100 kVAR के ही कैपेसिटर है। अब होता क्या है कि जब पावर फैक्टर 97 चल रहा है, 0.97, उसको 99 पे लेके आना है, तो हमें 5 kVAR की जरूरत है, बट 5 kVAR का हमारे पास है ही नहीं। तो वो प्लानिंग करनी है कि छोटे kVAR वाले भी कैपेसिटर रहे, सो दैट कि APFCR जब रिले कमांड दे वो उसको आगे ना बढ़ा दे। बट ये आप OEM से चेक कराना कि ये सेटिंग प्रॉपर है या नहीं, वो चेक कर सकते हैं। सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ये हीटिंग करती है कैपेसिटिव साइड में भी, हमारा पावर फैक्टर नहीं जाना चाहिए। ये रस्टेड मोटर हो जाती है, ऐसी पोजीशन तब होती है कि कई सालों से हमने उस पर पेंट ही नहीं किया। अगर आपको हल्की सी भी कूलिंग टावर की मोटर रस्टेड नजर आए, तो आपको करना क्या है कि उसका पेंट करना है, अदरवाइज वो बिल्कुल ही आपको रस्टेड हो जाएगी, उसके बाद वो बॉडी डैमेज हो जाएगी, यूज के लायक नहीं रहेगी। एक्रेलिक सीट होनी चाहिए, एक्रेलिक सीट फिक्स ही नहीं है यहाँ पर, सेफ्टी के लिए होती है एक्रेलिक सीट। ये इंसुलेशन स्लीव निकली हुई है, सीटी के कनेक्शन लूज है। ये आपको जो स्लीव निकली हुई है ना, ये स्लीव जो है ये इस पे आपको टेप करनी रहेगी एनुअल मेंटेनेंस में। सीटी के कनेक्शन कभी भी ओपन नहीं होने चाहिए, अगर ओपन हो गए तो सीटी सैचुरेशन में चली जाती है, करेक्ट रीडिंग नहीं देंगी। सेकेंडरी कभी भी सीटी की ओपन नहीं होनी चाहिए। केबल कुछ हमने देखी है कि ऐसे ही बीच के पैनल से जा रही है, प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं है, प्रॉपरली रूटिंग नहीं है केबल की। तो ये एनुअल मेंटेनेंस में अगर प्लानिंग करके केबल बाइंडिंग करनी है, ये 1 महीना पहले कम से कम आपको करनी रहेगी। अर्थ फीट के ढक्कन, कवर और मार्किंग, मार्किंग भी जरूरी है, कवर भी जरूरी है और क्लीनिंग भी जरूरी है। देन अर्थ इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना। जहां पर मेंटेन केमिकल अर्थिंग है वो मेंटेनेंस फ्री होती है, बट उसकी भी क्लीनिंग आसपास के एरिया ढक्कन जरूरी होता है। बट ये मेंटेनेंस वाली में सॉल्ट और पानी चार्ज करना जरूरी होता है, क्योंकि मॉइस्चर मेंटेन रहता है, कंडक्टिविटी आपकी सही रहती है, रेजिस्टिविटी लो रहती है। तो ये आप जब अर्थिंग का करोगे, ये पैनल हम कहीं पर जाते हैं जहां पर कंप्लेंट आती है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमें ऐसी वो मिलती है कि ये पैनल खुले हुए है, ऊपर से कुछ गिरा, नीचे शॉर्ट सर्किट थिम्बल में फंस गया वायर का कोई टुकड़ा।
या छिपकली मरी हुई पड़ी है इस पे, इस टाइप के आते हैं। ये आपको कवर करने हैं जी, ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है। ये प्लानिंग आपको प्रॉपर करनी है, शट डाउन में करना है या कैसे करना है, प्लानिंग आपको करनी रहेगी, कहाँ से मंगाना है, नेट बोल्ट वगैरह कैसे करना है। ये जनरली प्रोजेक्ट टाइम से ही जब हैंड ओवर लेते हैं तो ये चीजें उस टाइम अगर ध्यान नहीं करते तो ये ऐसा हमें मिलेगा और शॉर्ट सर्किट होने के चांस रहेगी। ये मल्टीपल कनेक्शन एक ही बस बार से फीडर एक है, उससे आउटगोइंग बहुत सी जा रखी है। ये लोक नहीं है, लोक आपको एडवांस में खरीदने होते हैं। ये कहीं पर ये इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर लैंप आपको चाहिए। वायरिंग प्रॉपर करनी है क्योंकि ट्रबल शूटिंग आप नहीं कर पाओगे। सिलेक्टर स्विच में अगर दिक्कत है ये एडवांस में आपको चेंज करने रहेंगे मेंटेनेंस वाले में। इस सोनिक टेस्ट वगैरह ये देखो क्या जो हमारी प्रेशर रिलीज वाल्व है, प्रेशर वेसल है, ये कहीं पर डीजी में कूलेंट भी हमने देखा है कम है, रस्टेड है। जो हमारी स्टैक वाली लाइन है वो कैनोपी के अंदर इंसुलेटेड नहीं है। तो ये सब चीजें ध्यान करनी है। तीसरी पिक्चर में है कि एलटी पैनल के आगे कुछ रेजिडेंट ने या कहीं पर ये कुछ रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है। इससे होगा क्या कि हमें जब भी ट्रबल शूटिंग करनी रहेगी पैनल खोलने में हमें दिक्कत आएगी। ये नोटिस जरूर आरडब्ल्यूए या कहीं पर आपकी जो भी मैनेजमेंट है उससे मिलके उनकी नॉलेज में जरूर डालना है, उनके साथ प्लानिंग मिलके हटवाने हैं सब चीजें। ये पैनल में मिट्टी मिलती है कहीं पर, इट मीन्स कई दिनों से, कई महीनों से, सालों से ये मेंटेनेंस नहीं है। ब्लोवर से प्रॉपर क्लीन करना ही रहेगा क्योंकि ये डस्ट होती है, एसीबी की ट्रिपिंग और वो सब शुरू हो जाती है। ये एग्जॉस्ट वाले जो है ये लोवर्स के जो भी है ये हमारे चेंज करने, ये भी आप प्लानिंग से पहले मंगवा लो और प्लानिंग से मंगा के इनको जब मेंटेनेंस है या पहले भी इनको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर फिल्टर होता है वो बहुत गंदा हमें मिलता है, उसकी भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग करनी बहुत जरूरी है। कोई भी आगे देखे उसमें डस्ट नहीं मिलनी चाहिए। ये APFCR कैपेसिटर पैनल की सेटिंग की कितने पे है, ये हमारा 0.99 इंडक्टिव साइड में होना चाहिए। कहीं पर कैपेसिटिव साइड में होता है तो वो माइनस में चला जाता है, तो इंडक्टिव साइड में ही ये रहना चाहिए। लैडर वगैरह हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ये कहीं एक्सीडेंट हो चुके हैं कि लैडर प्रॉपर नहीं है, इसका प्रॉपर आपको मैनेजमेंट को मेल डालना है कि प्रॉपर लैडर हर जगह यूज में भी इंसुलेटिंग लैडर आपकी होनी चाहिए। बैटरी बैंक जो लगा रहता है उस पे मार्किंग हमने नहीं देखी कहीं पर लगी हुई, तो मार्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। कूलिंग टावर की मोटर रस्टेड है। ये अर्थिंग मोटर की जो रहती है HVAC प्लांट में या डिस्कनेक्ट रहती है, तो ये सारी मोटर की अर्थिंग कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब चीज हमारी ऑब्जर्वेशन है। ये सब जितनी भी चीजें मैंने बताई ये आप कवर करोगे एनुअल मेंटेनेंस में। हेल्थी कंडीशन में आपका पैनल होना चाहिए। अब ये हमने काफी चीजें कवर कर ली। अब इसमें रिले जो लगी रहती है, सेफ्टी रिले भी रहती है, ओवर करंट सॉरी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। जैसे अंडर वोल्टेज अगर हमारे फीडर लाइट वाला और चिल्लर वाला अलग अलग से है, जनरली कॉमन ही होता है। अगर अलग अलग से है तो 380 और 430 तक हम सेटिंग कर सकते हैं। लाइटिंग के लिए 380 वोल्टेज बहुत अच्छी है लाइट, बट अगर चिल्लर लिफ्ट ये हैवी लोड वाले इंडक्टिव लोड है इनसे तो 8-10 वोल्ट का वैसे ड्रॉप आ जाता है। अगर मैं 380 पे सेट करूंगा तो 370 पहुंच जाएगी। तो मिनिमम मेरे को 390-95 तो करनी ही होगी। 400 वोल्टेज, 410 वोल्टेज मेरे लिए हेल्थी होती है चिल्लर वगैरह के लिए। लिफ्ट प्रॉपर उसमें सही से फंक्शनिंग करते हैं। बट ये हाई वोल्टेज में 420 430 हायर साइड में जितना जाते हो, जितनी भी लाइट्स रहती है उनकी लाइफ को कम कर देते हैं। तो हमें वोल्टेज कितनी सेट करनी है प्रॉपर, अंडर वोल्टेज की, ओवर वोल्टेज की, तो साइट के हिसाब से किस फीडर के लिए है 390 और 430 या 435 में बोलते हो कि बेस्ट वोल्टेज है। लोअर लिमिटेड और थ्रेशोल्ड जो उसकी है ये आपको रखनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये भी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप जब आपका चिल्लर प्लांट चलता है 1000 TR का, 1500 TR का चिल्लर चल गया, उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप 8 वोल्टेज हो रही है, 10 वोल्ट हो रही है। सेकेंडरी पंप चलते हैं, हैवी हैवी पंप चलते हैं, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना है। अगर आपने 390 कर दी, वोल्टेज ड्रॉप आके 380 हो गई, उसके बाद आपकी ड्राइव ट्रिप हो रही है लिफ्ट होगी,
रिसेट भी ऊपर से हो रही है तो काफी न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है। तो वोल्टेज का आपको सही तरीके से सेटिंग करनी चाहिए, अंडर वोल्टेज और वोल्टेज की। सब सब जगह हमारी लगी रहती है मास्टर ट्रिप रिले, ये भी आपको एनुअल मेंटेनेंस में वेंडर के थ्रू टेस्ट करानी है। मास्टर ट्रिप रिले क्यों लगाते हैं? जितने भी मेरी अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट, जितने भी मेरे अलार्म आते हैं वो सारे एसीबी को ट्रिप कराएंगे या वीसीबी को ट्रिप, बंद कर देना एक मिनट, वीसीबी को ट्रिप कराएंगे। तो ये ट्रिपिंग के लिए हम क्या करते हैं कि एनर्जाइज करते हैं मास्टर ट्रिप रिले को। सारे सिग्नल जो आएंगे मास्टर ट्रिप रिले को आएगा, और वहीं से मास्टर ट्रिप रिले क्या करेगी, एसीबी को ट्रिप कराएगी या वीसीबी को, जहां एचटी में लगा हुआ है या एलटी में लगा हुआ है। जनरली हर जगह 90% इसका मास्टर ट्रिप रिले का नंबर होता है 86। कहीं पर अलग अलग पैनल वालों ने वो नंबर भी अलग, किस टाइप की रिले है वो ध्यान देना होता है, लेकिन 86 नंबर आपको मिलेगा। अब ये रिले, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आएगा, जैसे ये कहां से आएगा, इसको कहां से कमांड मिलेगी? नेगेटिव तो कॉमन होता है। अब ये पॉजिटिव कहां से आ रही है? ओवर करंट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, अर्थ फॉल्ट, डिफरेंशियल प्रेशर रिले, बक्कल, कहीं से भी अलार्म आएगा ये रिले एक्टिवेट हो जाएगी। और इसमें जस्ट होता क्या है कि एनओ और एनसी पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट जो एनओ पॉइंट है ये एनसी बनेगा तो ये ब्रेकर को ट्रिप कराएगा। अनाउंसिएटर पैनल को भी जाएगा, अनाउंसिएटर पैनल को भी हम एनओ से लेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए कि मास्टर ट्रिप रिले ने से ट्रिपिंग हुई है, वो अलार्म एक आना चाहिए। और ब्रेकर की इंटरलॉकिंग में भी यूज करेंगे, क्योंकि मास्टर ट्रिप रिले अगर एक्टिवेट नहीं है तो ब्रेक, अगर एक्टिवेट है तो ब्रेकर मेरा ऑन नहीं होगा, तो ये लेंगे, क्योंकि एनओ बन जाएगा और ब्रेकर मेरा ऑन नहीं होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ऑपरेटिंग कॉइल है जहां हमारी अलग अलग रिले से कमांड होती है, और एनओ एनसी पॉइंट है। ये इस तरीके से होती है, ये एनओ एनसी पॉइंट है, नीचे कॉइल होती है, पीछे ये एनओ एनसी पॉइंट है। अगर आप खोल के देखोगे यहां से वेंडर टेस्ट इसको क्या करता है, एनसी पॉइंट को अनाउंसिएटर के लिए जो जा रहा है उसको लूप देके, वायर से लूप देके, ट्रिपिंग की कमांड देके वो सब टेस्ट हो जाता है कि ट्रिप करा रही है ना। ये रेड कलर का फ्लैग है, ऐसे जब ट्रिपिंग होती है तो ऐसे आ जाता है, जो हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं से ट्रिपिंग है। उसके बाद ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, ये 3 रिले होती है ट्रिप सर्किट में। बीच वाली ट्रिपिंग की होती है, ब्रेकर ऑन कर, ये हमें जो हमारा सर्किट होता है डीसी वोल्टेज का, जो हमारे इमरजेंसी सप्लाई पैनल की होता है, उसको बताता है कि वो हेल्दी है या नहीं, क्योंकि वहां से पूरे सर्किट से घूम के सप्लाई हमारी ट्रिप सर्किट सुपरविजन में आएगी। जब तक ब्रेकर ऑन नहीं है, ब्रेकर ऑन होने से पहला 2 सर्किट में हिस्सों में हमारा सर्किट बनता है। ब्रेकर ऑन होने से पहले, जब हमारी क्लोजिंग कॉइल को कमांड देती जाती है उससे पहले, और उसके बाद जब क्लोजिंग कॉइल ने कमांड ऑन दी। तो एक कॉइल तो हो गई मेरी ऑफ पोजीशन की जब ब्रेकर ऑफ है, और बी कॉइल होगी मेरी जब ब्रेकर ऑन है। तो दोनों सिचुएशन में भी मेरा जो सर्किट है इमरजेंसी सप्लाई का ट्रिप सर्किट वाला वो हेल्दी होना चाहिए। जितनी भी कमांड मेरी अंडर वोल्टेज को जा रखी है, ओवर वोल्टेज को जा रखी है, अर्थ पार्ट रिले को जा रखी है, वो सारी सप्लाई को ये चेक करती है कि हेल्दी है या नहीं। कहीं से भी आप उसका कनेक्शन लूज हो जाएगा या डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो साथ के साथ अलार्म आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि वायरिंग ब्रेकर लगने के बाद उसके बाद वाली वायरिंग शॉर्ट होती है, तो वो बी वाले के थ्रू कमांड होगी, बट एक्टिवेट होगी सी कॉइल, ए बीच वाली कॉइल। और इसके भी सेम जैसे मैंने बताया एनओएनसी पॉइंट होते हैं जो अनाउंसिएटर को जाते हैं और ब्रेकर को ट्रिप कराते हैं। इन दोनों से ए और बी के, ए कॉइल होने से ये एन जो इसका एनओएनसी बन जाएगा, ऐसे बी का एनओएनसी बन जाएगा। दोनों से इनके एनओ से जाएगा सी कॉइल को, ताकि ये अगर ये सर्किट अनहेल्दी है तो यहाँ से सप्लाई इसको चली जाएगी, ये सर्किट है अनहेल्दी है तो यहाँ से भी। तो इन दोनों से हम सप्लाई लेते हैं। ये इस तरीके से होती है ए बी सी, ए बी सी। ये ऊपर नीचे एनओ एनसी पॉइंट है, ये देखोगे ना, ए के ऊपर भी एक एनसी पॉइंट है, यहीं से घूम के बीच वाली सी को जाएगा, इधर वाले भी एनओ से घूम के बीच वाली कॉइल को जाएगा। ये ए से आया और ये 20 की कॉइल से आया, इनके जो ऊपर वाला पॉइंट है, और ये बी वाला जो ऊपर का ऑक्सिलरी पॉइंट है, यहां से आपकी सी कॉइल को जा रखा है। अगर यहां से ट्रिपिंग आए
ब्रेकर ऑन होने से पहले या ब्रेकर ऑन होने के बाद जो भी ट्रिपिंग आई वो सी में जाएगी और यहाँ से ब्रेकर को ट्रिप करा देगी और अनाउंसिएटर पैनल में ये चली जाएगी। तो ये हेल्दी होनी, ये भी आपको चेक करनी है। ये लूप टेस्ट करके ये देखो अनाउंसिएटर में जा रखी है और ये आपका जो ब्रेकर के लिए है, ब्रेक ट्रिपिंग कराने के लिए भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ब्रेकर के पहले ये बी में गई है, ब्रेकर के ऑन होने के बाद ये कमांड जो गई है ये ए को गई है। ट्रिप सर्किट का पूरा इंडिकेशन ये हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले, ये भी आपके एचटी में भी लगी रहती है और एलटी में भी। ये पुरानी टाइप की है, आजकल न्यूमेरिकल रिले लगी रहती है। तीनों फेस पे हम ओवर करंट लगाते बीच एक, क्योंकि तीनों का जो कॉमन पॉइंट आता है उससे देते हैं अर्थ फॉल्ट में। अनबैलेंस जो करंट आएगा वो अर्थ फॉल्ट में हम देंगे। ये इस तरीके से, ये सीटी से लेते हैं। जितनी भी रिले अब तक मैंने बताई है वो सब कनेक्शन हम लेंगे सीटी के थ्रू, क्योंकि इनको सप्लाई सीधी नहीं देंगे, करंट बहुत ज्यादा होता है। सीटी के थ्रू ही सप्लाई जाएगी तीनों फेसों से। जैसे ओवर करंट को लेना, तीनों फेसों से ओवर करंट को लेंगे, इनकी कॉमन जो पॉइंट है उनसे लेंगे, क्योंकि अनबैलेंस अगर कुछ करंट है वो अर्थ के थ्रू जाएगा या इनमें कोई दिक्कत आएगी तभी अर्थ फॉल्ट हमारा बताएगा। तो आपने देखा होगा कि अर्थ फॉल्ट की सिर्फ एक ही लगी रहती है और हमारी ओवर करंट वाली 2 या 3 लगी मिलेगी आपको। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होता है सीटी के थ्रू। ये टेस्ट करानी बहुत जरूरी है। ऐसे एक स्कीम आपको मिलेगी 3OC + 1 अर्थ फॉल्ट रिले, ये लिखा मिलेगा आपको एचटी पैनल पे जहां भी ये लगी रहेगी। ये हमने रिले बताई आपको, मास्टर ट्रिप HTLT में भी मिलेगी, ट्रिप सर्किट सुपरविजन HTLT में मिलेगी। ओवर करंट अर्थ फॉल्ट रिले HT में 100% मिलेगी, LT में भी लगी रहती है। 3 टाइप की रिले। अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले भी आपको मिलेगी वोल्टेज की सेटिंग के हिसाब से। अब जहां पर हमारा 11 kV का डीजी सिस्टम है वहां पर डिफरेंशियल रिले भी हमें लगी हुई मिलती है और REF रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले भी मिलती है। जो हमारी डिफरेंशियल रिले है वो जो डीजी के दोनों साइड का सर्किट है, क्योंकि वोल्टेज हमारी या वोल्टेज जैसे ट्रांसफॉर्मर का है, प्राइमरी साइड में स्टार डेल्टा होता है, सेकेंडरी साइड में हमारा स्टार होता है। तो दोनों साइड हम सीटी लगा के ये देख लेते हैं कि दोनों साइड का सर्किट हेल्थी है या नहीं। वो डिफरेंशियल दोनों साइड का अगर डिफरेंस आ गया डेल्टा साइड का और स्टार साइड का ट्रांसफॉर्मर में तो वो एक्टिवेट हो जाती है। और रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट लगती है सिर्फ स्टार साइड, मतलब ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड में, ये डिफरेंस रहता है। तो ये 2 रिले जहां पर हमारा 11 kV का सिस्टम है वहां पर आपको 100% लगी हुई मिलेगी। ये रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट है, ये स्टार साइड का कनेक्शन है हमारे ट्रांसफॉर्मर का, ये वहां पर मिलेगी। तीनों वाइंडिंग में कोई डिफरेंस है वो हमारा अर्थ फॉल्ट रिले में, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले में जाएगा और उसको ट्रिप करा देगा। क्योंकि हमारे पास कोई रिले नहीं है जो स्टार के न्यूट्रल में जो कनेक्शन जा रहा है, इसलिए न्यूट्रल की सीटी को से ही ये तीनों हमने सॉर्ट करके जो न्यूट्रल निकाला है ट्रांसफॉर्मर से उसकी सीटी से ही हम इस रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले में कनेक्शन देते हैं। डिफरेंशियल रिले आपको देखोगा स्टार साइड में और डेल्टा साइड में दोनों तरफ लगा के, अगर दोनों साइड में किसी भी साइड में कोई प्रॉब्लम आएगी तब डिफरेंशियल रिले हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। ये मिलेगी 11 kV सिस्टम में। और ये अगर स्टार के न्यूट्रल में दिक्कत आएगी उसके लिए REF रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, इतने पार्ट में अगर कोई दिक्कत है। ये सिर्फ स्टार वाला पार्ट है, स्टार वाले के लिए ये। अब हमने पैनल का बताया, लूज कनेक्शन वो सब जो ऑब्जर्वेशन है सब बताई। मोटर्स का भी आपको, मोटर्स खासकर जो सम पंप होते हैं उसकी क्लीनिंग आपको करना जरूरी है। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है कि आपका जो सम पंप या जो मोटर है, लूज कनेक्शन जो मैंने पहले भी फोटो दिखाई, रस्टेड, इसके थिम्बल जले हुए मोटर के, ये ऊपर धूल मिट्टी, क्योंकि वेंटिलेशन भी इसका जरूरी है और ये थिम्बल वगैरह हमें चेंज करने बहुत जरूरी रहते हैं। कनेक्शन टाइट करने जरूरी है, विजुअल इंस्पेक्शन जरूरी है, लीकेज वगैरह कुछ ना हो वो सब चेक करनी जरूरी है।
दूसरी चीज, अगर आपकी कुछ मोटर है, आपको उसका करंट लेना भी काफी जरूरी हो जाता है। सपोज करो हमारी 10 एचपी की मोटर है, 15 एम्पियर करंट सपोज करो, उसकी मैक्सिमम करंट जो लिखा हुआ है इसका रेटेड करंट वो 15 एम्पियर है। अब वो 15 एम्पियर ना लेके 7.5 एम्पियर भी ले रही है, मतलब 50% पे चल रही है, या 15 का 15 ले रही है, या 14 ले रही है, कितना भी एम्पियर ले रही है, बट तीनों आपको ऑब्जर्वेशन ये रहती है कि तीनों फेस में अनबैलेंस कभी कभी मिलता है। अगर वाइंडिंग में कुछ इशू है, दो फेस पे आपका 12-13 चल रहा है और तीसरे पे 20 एम्पियर चल रहा है, या काफी डिफरेंस है, 12 है फिर 16 है फिर 20 है, या बहुत कम करंट है, तो ये सारी चीजें मोटर के लिए अनहेल्दी है। क्योंकि अगर इंसुलेशन में कोई दिक्कत है तभी मोटर का जो करंट है, या इंसुलेशन वीक है, तभी वो आपका ये करंट कम ज्यादा आपका लेगी। अगर लोड आपने 70 मीटर हेड के लिए है और आपका हेड है सिर्फ 10 मीटर का, आपने और कैपेसिटी मोटर लगा दी तो 50% ही करंट लेगी, तो लॉसेज है, आप लॉस कर रहे हो वहां पर। आपकी जो भी पावर है ना, उतनी पावर की आपको जरूरत नहीं है, कम कैपेसिटी की, तो ये सिलेक्शन ऑफ मोटर भी काफी जरूरी हो जाता है। अब दूसरी चीज, क्यों जरूरी हो जाता है कि मोटर का करंट आप लीजिए, मोटर का इंसुलेशन आप चेक कीजिए, क्यों आपके पास होनी चाहिए। जनरली जो हमारा जो इसका गेज है वायर का, इंसुलेशन जो करता है रिवाइंडिंग होने के बाद, आपको डिफरेंस मिलेगा। पुअर क्वालिटी का इंसुलेशन गेज कम ज्यादा कर दी या कुछ भी उसमें अगर डिफरेंस कर दिया तो करंट आपका कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोटर की जो कैपेसिटी 80% पे ले आएगी कई वेंडर, या प्रॉपर आपका इंसुलेशन वगैरह सही नहीं है, तो आपको नहीं, तो आपको कोई भी साइट हैंड ओवर लेती है उसका आपके पास पूरा रिकॉर्ड है। नो लोड कितना करंट ले रही है मोटर, फुल लोड पे कितना करंट ले रही है, दोनों सिचुएशन में आप चेक कर सकते हो। या आपको मैन्युफैक्चरर से भी कोई डाटा मिलेगा, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि बाइंडिंग सही नहीं हुई है, इसने इंसुलेशन में कोई गड़बड़ की गई है। तो वो जब आप आएगी मोटर तो वो आपको चेक करना जरूरी रहेगा। दूसरा इंसुलेशन टेस्ट एक रहता है जब R to R या Y to Y, या इसका कंटिन्यूटी टेस्ट में करता हूँ। वो टेस्ट होता है कि इंसुलेशन, सिर्फ 5, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, ले लो, चले जाओ। इंसुलेशन रेजिस्टेंस देखो, ओम में भी हो सकता है, छोटी मेगा ओम में भी हो सकता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम किलो ओम में, सॉरी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका किलो ओम में होगा, बट जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो किलो ओम में होगा। जो R to R हम मेजर करेंगे, ये दोनों चीजें अलग अलग है, Y to Y करेंगे या B to B करेंगे। एक पर्टिकुलर वाइंडिंग जब मैं स्टार्ट करता हूँ, एक उसका स्टार्ट होता है उसका एंड, दोनों को मिला के जब मैं उसका रजिस्टर, वो मल्टीमीटर से भी चेक हो जाते हैं कि मल्टीमीटर में मेरी किलो वाली कैपेसिटी आती है। बट जब इंसुलेशन चेक करूँ, इंसुलेशन अलग चीज होती है, रेजिस्टेंस जो पर्टिकुलर वाइंडिंग का है वो अलग चीज है। इंसुलेशन होता है मतलब आर का वाई के बीच में कितना इंसुलेशन है, या आर वाई बी का बॉडी के बीच में कितना इंसुलेशन है, वो मेगा में आना चाहिए। मिनिमम जो आईईसी रिकमेंड करते हैं 2-3 मेगा ओम का, मेगा ओम मतलब 1 लाख ओम, मेगा ओम का रिकमेंड करते हैं। बट बहुत अच्छा इंसुलेशन 100 मेगा ओम, 80 मेगा ओम, बड़ी बड़ी मोटर को हमने चेक किया है, 100 से भी ऊपर जाता हुआ हैवी मोटर जो रहती है। तो ये इंसुलेशन आपका ज्यादा नहीं जाएगा, इंसुलेशन जो आपका रेजिस्टेंस जाएगा वो ज्यादा जाएगा, बट वाइंडिंग का, पर्टिकुलर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है जो किलो ओम में आएगा वो ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा है, गेज बड़ी कर दी, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लॉसेज मोटर के बढ़ जाएंगे। कम लोड पे जब आप मोटर चलाओगे तो पावर ज्यादा कंज्यूम करती है। पावर फैक्टर आपका बहुत वीक होता है उस पर्टिकुलर मोटर का कम लोड पे चलाने से। क्योंकि दो कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट, वर्किंग कंपोनेंट। मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है वो तो उतना लेगी लेगी, मैग्नेट तो इसमें बनेगा बनेगा। अब आपने लोड उसको नहीं दिया तो मैग्नेटिक कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पावर फैक्टर कम लोड पे चलाने से, जितनी भी कम लोड पे चलाने से पावर फैक्टर वीक हो। जितनी भी मोटर्स है हमारी, सबको एटलीस्ट 80-90-90% के आसपास चलाओगे तो हेल्दी चलेगी, प्रॉपर ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे वो मोटर हमारी चलेगी।
ये जो अर्थिंग कनेक्शन है लूज रहते हैं मोटर की, ये बैरिंग वगैरह, बैरिंग पुलर से हमें निकालना रहता है। अगर बैरिंग की साउंड है, एबनॉर्मल साउंड है, तो वो चेक करनी रहेगी। ग्रीसिंग वगैरह, ये थिम्बल वगैरह आपको अगर कहीं पर जल रहे हैं या कुछ है, मोटर का करंट लीजिए, प्रॉपर करंट होना चाहिए। लिमिट से ज्यादा, मैक्सिमम एम्पियर जो रेटेड एम्पियर होते हैं उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। अगर रेटेड एम्पियर 15 है तो ये नहीं है कि 20 जा रहे हैं, तो वो दिक्कत है। ये बैरिंग कूलर प्रॉपर आता है, एक साइड से फिक्स हो जाता है, दूसरी साइड से घुमा के। ये प्रॉपर मैग्नेटिक कूलर हर साइड पे होना चाहिए, उसी से निकालना चाहिए अगर मैग्नेटिक साउंड, उसमें कोई साउंड है। तो HVAC वाला पार्ट हम अगले उसमें करेंगे आगे जब मेंटेनेंस, क्योंकि अभी HVAC वाला मैं शुरू नहीं कर सकता क्योंकि 1-2 घंटे का है। तो आज का ट्रेनिंग यहीं पर हम खत्म करते हैं। कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई किसी को चैलेंज आ रहा है मेंटेनेंस में, और किसी को प्लानिंग के बारे में पूछना है तो वो पूछ सकता है। आपका कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, जितना भी मैंने बताया, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई इन पॉइंटों से भी अलग किसी का कुछ हो सकता है जिसने इम्प्रूवमेंट किया है साइट पे। जो मैंने पॉइंट बताए, कोई किसी का कुछ ऐसा पॉइंट भी हो सकता है, कुछ किसी की, ये तो हमने साइट पे जाते ऑब्जर्वेशन आई, किसी की कोई हेल्दी ऑब्जर्वेशन ऐसी भी आ सकती है कि सबके लिए, सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सबके लिए रहे, सब उसका ध्यान रखे। Any questions, anyone? सब लॉग्ड इन है या चले गए? हेलो, नो क्वेश्चन मैम। नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन मैम। अनुकूल, ब्रिजेश जी, Yes, ma'am. anybody, any questions? सर ये पीपीटी इनको मिल सकता है? Can we share this PPT with मैं all आपको the? शेयर कर दूंगा मैम। हाँ ठीक है। I will जैसे share to you. सर शेयर कर देंगे पीपीटी, I will share it to all the stakeholders. ठीक है? ओके मैम। थैंक यू। ओके मैम। Okay, thank you. Any questions? थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Okay, thank Thank you you, sir. sir. I have noted down. थैंक यू सर। ठीक है, आप लॉग आउट कर लीजिए। ओके, थैंक यू श्वेता मैम। Okay, thank you sir. Thank you so much for your time. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you everyone. थैंक यू सर। थैंक यू।